स्टोरी शुरू होती है जब हम देखते हैं कि ग्रेट हीरो लड़ रहा है डीमन किंग के साथ। डीमन किंग उसे एक बड़ा सा पत्थर से क्रश करने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो जमीन से एक छोटा पत्थर उठाता है, पूरी ताकत से उसे फेंकता है। साइज का डिफरेंस होने के बावजूद उसका छोटा पत्थर बड़े पत्थर को पीछे धकेल देता है और तोड़ भी देता है उसे। हीरो डीमन किंग को कहता है अब इसे खत्म करने का टाइम आ गया है। दोनों अपनी अल्टीमेट स्किल का इस्तेमाल करते हैं और क्लैश होता है जो पूरे एरिया को तबाह कर देता है। दोनों अपने लिमिट तक धकेल दिए जाते हैं, लेकिन फाइट जारी रहती है। आखिर में दोनों एक दूसरे को स्टैब कर देते हैं और रिजल्ट होता है ड्रॉ पर। हीरो बस खुश होता है कि अब सब खत्म हो गया। कुछ समय बाद हम देखते हैं एक अजीब लड़के को जिसका नाम है ब्लेड, जो हीरो एकेडमी में एंटर करता है। वो बहुत एक्साइटेड है एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, फ्रेंड बनाने के लिए। वो सबको ग्रीट करता है, फिर स्टूडेंट के एक ग्रुप के पास वो जाता है और अपना इंट्रो देता है, लेकिन वो लोग उसे थोड़ा वियर्ड समझते हैं। फिर वो मिलता है कासिम और किले से और दो लड़कियों से, क्लेयर और जेसिका। वो समझ जाता है कि वो बस दोस्ती करने यहाँ आया है। क्लेयर मजाक में पूछती है तो क्या तुम हमारे दोस्त बनना चाहोगे? ब्लेड तुरंत हाँ बोल देता है और खुश हो जाता है क्योंकि उसने यहाँ आते ही 4 नए दोस्त जो बना लिए। तभी एकेडमी की नंबर 1 स्टूडेंट अर्नेस्ट फ्लेमिंग वहाँ आती है देखने की क्या कमोशन हो रहा है। वो ब्लेड से पूछती है कि वो कौन है क्योंकि उसने उसे पहले कभी यहाँ नहीं देखा। क्लेयर बताती है कि ये नया स्टूडेंट है। अर्नेस्ट को ये अजीब लगता है क्योंकि एकेडमी में सिर्फ एस्पायरिंग हीरो को लिया जाता है और लेट एडमिशन अलाउ नहीं होते यहाँ। ब्लेड शांति से कहता है उसका हीरो बनने का कोई प्लान नहीं है क्योंकि वो बस यहाँ दोस्ती करने आया है। ये सुनकर अर्नेस्ट थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन ब्लेड उसे कहता है कि वो उसे हेडमास्टर के ऑफिस ले जाए। वो दोनों ऑफिस में एंटर करते हैं और अर्नेस्ट सरप्राइज होती है देख कर के हेडमास्टर की जगह खुद किंग बैठे हैं। अर्नेस्ट तुरंत बो डाउन करती है, लेकिन ब्लेड कैजुअली आगे चलता रहता है। अर्नेस्ट किंग से ब्लेड की रूडनेस के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन किंग उसे पहचान लेता और कहता है तुम तो इस एकेडमी की टॉप स्टूडेंट हो ना। किंग बताता है कि वो अब एकेडमी का नया हेडमास्टर होगा। अर्नेस्ट बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन किंग कहता है कि वो ब्लेड से कुछ प्राइवेट बात करना चाहता है। अर्नेस्ट को अजीब लगता है कि ब्लेड इतना कैजुअली किंग के साथ बातें कैसे कर पा रहा है। तब रिवील होता है कि ब्लेड एक्चुअली वही ग्रेट हीरो है जिसको हमने शुरुआत में देखा था और किंग हेल्प करना चाहता है ताकि ब्लेड अपनी खोई हुई पावर पर से रीगेन कर सके। लेकिन ब्लेड मना कर देता है, कहता है कि अब वो बस एक ऑर्डिनरी गाय बनना चाहता है। डीमन किंग चला गया है तो उसकी कोई जरूरत नहीं रही इस दुनिया के लिए। किंग इंसिस्ट करता है कि उसे हेल्प करने के लिए और ग्रेट हीरो को वापस बुलाने के लिए उसकी मदद करनी ही होगी। ट्रेनिंग अरीना में अर्नेस्ट ब्लेड को देखकर हैरान होती है, कहती है कि ये एडवांस क्लास है। ब्लेड कहता है कि उसे लोअर क्लास एग्जाम ऑलरेडी पास किया है और उसने बोला गया है कि वो अब यहाँ ज्वाइन कर सकता है। ये देख के अर्नेस्ट उस पे इल्जाम लगाते है कि वो रिश्वत देके एडवांस क्लास में आया है और ये बात एकेडमी के लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं। लेकिन ब्लेड सीरियसली कहता है कि वो बस स्कूल में दोस्ती करने आया है। ब्लेड सबसे मिलता है, इंट्रोड्यूस करता है खुद को। जब अर्नेस्ट उसे चिल्लाती है कि वो उसकी बात सुने, ब्लेड कहता है कि वो सुन रहा है और उसके सर पर हाथ रख देता है। अर्नेस्ट गुस्सा हो जाती है और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और वॉल को तोड़ देती है अपने अटैक से। तभी एक लड़की आती है और कहती है कि इंस्ट्रक्टर ने सबको बुलाया है। ब्लेड अपना नाम बताता है, लड़की अपना नाम बताती है सोफी, और ब्लेड खुश होता है उससे मिलकर। अर्नेस्ट टीचर को बुलाकर कहती है कि वो ब्लेड की एबिलिटी टेस्ट करना चाहती है। टीचर कहते हैं कि उनका आज के लिए कुछ और प्लान है, लेकिन अर्नेस्ट उसे डरा देती है तो वो मान जाते हैं। वो लोग एक डमी सेट करते हैं एन्चांटेड आर्मर के साथ। अर्नेस्ट प्राउडली कहती है कि हर एडवांस स्टूडेंट इसे इजीली कट कर सकता है। ब्लेड सबको अपनी वर्थ दिखाने के लिए तैयार होता है। अर्नेस्ट कहती है कि एडवांस क्लास लोअर क्लास से पूरे 3 लेवल ऊपर होती है, तो ब्लेड अपनी स्किल एडजस्ट करे। वो अपनी तलवार के आसपास हवा की टेक्निक बनाता है और अनलीश करता है अपना ड्रैगन ईटर स्किल। ये स्किल डमी को पूरी तरह तोड़ देता है और यहाँ तक कि इस अटैक से सामने वाली दीवार पूरी तरीके से टूट जाती है और इस अटैक से ब्लेड की तलवार भी टूट जाती है। अर्नेस्ट हैरान
हैरान हो जाती है सोचकर कि ये लड़का कौन है। ब्लेड देखता है कि सब थोड़े अटैक से घायल हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो कहता है वो बस एक ऑर्डिनरी पर्सन है और कुछ नहीं। ब्रेक के वक्त ब्लेड अर्नेस्ट के साथ बैठ जाता है। वो अपने नए दोस्तों को बुलाता है पर वो आने से मना कर देते हैं। ब्लेड सोचता है कि उसने कुछ गलत कह दिया क्या, तो अर्नेस्ट बताती है कि ये टेबल सिर्फ उसके लिए रिजर्व है और सब उससे डरते हैं। ब्लेड आराम से अपना खाना खाता रहता है। अर्नेस्ट अपनी पहली बात वापस लेती है जो उसने ब्लेड को बोली थी, लेकिन ब्लेड याद भी नहीं कर पाता कि उसने क्या बोला था। और वो बोलता है कि वो बातें छोड़ो, खाने में फोकस करो। वो उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो साथ में खाना खा रहे हैं, तो वो उसे अपना दोस्त मानता है। ये सुनकर अर्नेस्ट ब्लश कर जाती है और कहती है कि उसे भी दोस्त बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाम को अर्नेस्ट ब्लेड के बारे में सोचती है और खुश होती है कि उसका आखिरकार पहला दोस्त बन ही गया। तभी उसकी तलवार अचानक हिलने लगती है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि छोटी सी अर्नेस्ट को जो डीमन सॉर्ड के पास जाती है, एक आवाज उसने अपने आप को सरेंडर करने के लिए कहती है। जैसे ही अर्नेस्ट उस तलवार को छूती है उसके बाल लाल हो जाते हैं और तब से वो अपने दिमाग में आवाज सुन रही होती है जो उसे सब कुछ डिस्ट्रॉय करने को कहती है। फिर हम देखते हैं उसका डुएल लियोनार्ड नाम के लड़के से होता है। लियोनार्ड अपनी लेंस से अटैक करता है, लेकिन अर्नेस्ट इजीली उसका अटैक डिफ्लेक्ट करके उसे दूर उड़ा देती है। फिर सोफी की बारी आती है। वो अर्नेस्ट का सामना करती है और काफी देर तक उसके साथ अच्छी फाइटिंग करती है, लेकिन जब अर्नेस्ट अपनी फायर स्किल यूज करती है सोफी फाइट छोड़कर पीछे हट जाती है। लास्ट में अर्नेस्ट ब्लेड के साथ फाइट करने वाली होती है, लेकिन अचानक उसे अजीब सी एनर्जी फील होती है और वो गिर के बेहोश हो जाती है। ब्लेड उसे तुरंत इंफर्मी ले जाता है। डॉक्टर चेक करके कहती है कि अर्नेस्ट पर एक कर्ज है और वो कुछ नहीं कर सकती इस बारे में। अर्नेस्ट होश में आती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता कि पहले क्या हुआ था। वो सोचती है कि शायद उसने कुछ बुरा किया होगा, लेकिन ब्लेड कहता है कि वो बस बेहोश हो गई थी और कुछ नहीं। डॉक्टर उसे रेस्ट करने को कहती है, लेकिन अर्नेस्ट तुरंत उठकर जाना चाहती है। डॉक्टर मना करती है, लेकिन ब्लेड वॉलंटियर करता है कि वो अर्नेस्ट का ख्याल रखेगा। ब्लेड उसे उठाकर ले जाता है, लेकिन अर्नेस्ट खुद चलना शुरू कर देती है। वो ब्लेड से कहती है कि तुम दूसरे स्टूडेंट को मेरी इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताना। ब्लेड एकेडमी के डाटाबेस में सर्च करता है और डीमन सॉर्ड का नाम पता लगाता है एस्मोडियस। वो अर्नेस्ट के पास जाता है और कहता है कि उसे उसकी तलवार का राज पता है। अर्नेस्ट बताती है कि ये तलवार उसके परिवार के पास थी और वो 6 साल की उम्र में उसे छू बैठी थी। तब से डीमन के विल उसके अंदर आ गई। तब से वो इस अर्ज को कंट्रोल कर रही है जो उसे सब कुछ डिस्ट्रॉय करने को कहती है। ब्लेड सजेस्ट करता है कि वो एस्मोडियस से प्रॉपर ओनर बनने का पैक्ट बनाए। अर्नेस्ट कहती है कि वो डर रही है, अगर फेल हो गई तो डीमन पूरी तरह से जाग जाएगा और सबको तबाह कर देगा। ब्लेड उसे एश्योर करता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो उसे खत्म कर देगा। शाम को अर्नेस्ट एस्मोडियस के सामने खुद को प्रूव करने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसे चैलेंज करती है और एक बड़े फायर टॉर्नेडो में बदल जाती है और अंदर एस्मोडियस सामने आकर फाइट शुरू होती है। तभी एक डीमन टॉर्नेडो से निकलती है और सबको उसे तोड़ने लगती है, लेकिन ब्लेड उसे इजीली हरा देता है। अर्नेस्ट को सुकून मिलता है कि ब्लेड उसके साथ है। वो अपनी तलवार निकालती है और एस्मोडियस पर चार्ज करती है। एस्मोडियस अपनी सील तोड़ता है और एनर्जी बीम से अटैक करता है। दोनों की पावर टकरा जाती है और फायर टॉर्नेडो गायब हो जाता है। अर्नेस्ट जीत जाती है और गिरने लगती है, तो ब्लेड उसे कैच कर लेता है। दोनों खुश होते हैं कि अर्नेस्ट आखिरकार वापस आ ही गई। अगले दिन ब्लेड का डुएल होता है 2 स्टूडेंट के साथ और वो बिना उंगली उठाए उन्हें हरा देता है। अर्नेस्ट उसे कहती है कि कम से कम अपनी तलवार तो निकालो, अपने अपोनेंट की रिस्पेक्ट करो। और फिर अर्नेस्ट ब्लेड को सोफी का ख्याल रखने को कहती है। वो बताते कि सोफी हमेशा अकेली रहती है और बस वो ही करती है जो उसे ऑर्डर किया जाता है। उसके अंदर अपनी तरफ से कुछ भी करने की आदत नहीं है। अर्नेस्ट को लगता है कि क्योंकि सोफी ने ब्लेड को खुद को इंट्रोड्यूस किया था, शायद वो उसे हैंडल कर पाएगा। ब्लेड सोफी के पास जाता है और कहता है कि उसकी ट्रेनिंग में हेल्प करना चाहता है। सोफी बताती है कि उसे बस अपने फिस्ट से लड़ना सिखाया गया है। ब्लेड उसे तलवार चलाना सिखाना चाहता है। सोफी तलवार पकड़ती है, लेकिन डमी को काट भी नहीं पाती। ब्लेड उसे सिखाता है कि तलवार को अपने शरीर का एक्सटेंशन कैसे बनाया जाता है और डेमोन्स्ट्रेट करके डमी को इजीली काट देता है। धीरे धीरे सोफी को तलवार चलाना अच्छे से आ जाता है और वो सोचती है कि शायद वो अर्नेस्ट को अब हरा पाएगी। ब्लेड कहता है
है कि अर्नेस्ट तक पहुंचना अभी भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा आसान बात नहीं होगी। तभी सोफी तलवार फेंकती है और अपने हैंड से ब्लेड को नीचे गिरा देती है और कहती है कि उसका शरीर ही उसका सबसे बड़ा वेपन है। वो ब्लेड से कहती है कि उसे कुछ और सिखाए। अगले दिन किंग ब्लेड से पूछता है कि स्कूल में उसका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है। ब्लेड कहता है कि उसने कुछ दोस्त बना लिए हैं जिसमें सोफी भी एक है। किंग कहता है कि सोफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन अभी इनकम्प्लीट है। किंग उसे बताता है कि आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो प्रोजेक्ट के बारे में, जहां एक ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसी ह्यूमन को पकड़ा जो एप्टीट्यूड दिखाते थे और उनमें आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो बनने की पावर डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे वो आगे बताता है कि उन्होंने उस ह्यूमन को बार बार बुलाया और उस पर काउंटलेस एक्सपेरिमेंट किए। तब किंग रिवील करता है कि सोफी का असली नाम है सोफी टायफेंटो और वो ह्यूमन सोफी टिया की 12th क्लोन है। एक्सपेरिमेंट के दौरान उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया है, इसलिए वो सबके ऑर्डर फॉलो करती है क्योंकि यही उसे सिखाया गया है। ये सुनकर ब्लेड गुस्से में आ जाता है लेकिन किंग उसे शांत कराता और कहता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को वो ऑलरेडी खत्म कर चुका है। ब्लेड रियलाइज करता है कि सोफी से एक नॉर्मल लाइफ छीन ली गई है और वो खुद के रिस्पॉन्सिबल मांगता है। अगर वो नहीं होता तो सोफी के साथ ये सब कभी नहीं हुआ होता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सोफी को एक नॉर्मल लाइफ देने में हेल्प करेगा। लेकिन ब्लेड खुद नहीं जानता कि नॉर्मल लाइफ क्या होती है क्योंकि वो एक ग्रेट हीरो है। वो डॉक्टर के पास जाता है, पूछता है कि नॉर्मल लाइफ का क्या मतलब होता है। डॉक्टर कहती है कि इसका रिलेशन यूथ से है। फिर वो लियोनार्ड से यूथ का मीनिंग पूछता है और लियोनार्ड कहता है कि पहली बात जो उसके दिमाग में आती है वो है प्यार। फिर ब्लेड जेसिका और क्लेयर से पूछता है कि लोग प्यार में क्या करते हैं। क्लेयर बताती है कि प्यार में लवर डेट पर जाते हैं। ब्लेड तुरंत अर्नेस्ट के पास जाता है और पूछता है कि डेट क्या होती है। अर्नेस्ट उसे डेट के बारे में बताती है लेकिन अर्नेस्ट कहती है कि अभी उनके लिए डेट पर जाना जल्दी होगा। पर ब्लेड बिना सोचे समझे तुरंत भाग जाता और कहता है कि वो डेट पर जा रहा है। अर्नेस्ट कंफ्यूज हो जाती है सोचकर कि ये पगलट किसके साथ डेट पर जा रहा है जब वो उसके साथ डेट पर जा ही नहीं रही। ब्लेड सीधा गर्ल्स ड्रेसिंग रूम में घुस जाता है और सोफी से जो उस वक्त चेंज कर रही होती है डायरेक्टली पूछता है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। सोफी सीधा हाँ कर देती है। बाद में हम देखते हैं कि ब्लेड के दोस्त उसे स्पाई कर रहे होते हैं। जब वो सोफी के साथ मिलता है, सोफी को डेट के बारे में कुछ पता नहीं होता लेकिन ब्लेड कहता है कि वो सब मैनेज कर लेगा। वो सोफी को एग्जैक्ट टाइमिंग बताता है कि कौन सी एक्टिविटी कब करेंगे वो लोग, लेकिन सोफी कहती है कि वो ऑलरेडी शेड्यूल से लेट चल रहे हैं, जिससे ब्लेड पैनिक कर जाता है कि वो क्या करेगा। वो सोफी कहती है कि बस स्टार्ट करते हैं और चल पड़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। ब्लेड और सोफी अपनी डेट एंजॉय करते हैं। जब ब्लेड की फ्रेंड उन्हें छुपकर स्पाई कर रहे होते हैं, वो एक आर्केड में पहुंचते हैं जहां पंचिंग गेम खेलते हैं लेकिन इतनी फोर्स लगाते हैं कि मशीन ही तोड़ देते हैं। और इतना ही नहीं, वो बिना पैसे दिए वहां से चले जाते हैं। तो ब्लेड की फ्रेंड को मजबूरन में डैमेज के पैसे भरना पड़ता है। फिर ब्लेड और सोफी एक ट्रॉपिकल ड्रिंक शेयर करते हैं जहां दोनों के गाल एक दूसरे से टच हो जाते हैं जब वो एक ही स्ट्रॉ में ड्रिंक करते हैं और इसी वजह से ब्लेड का दिल बहुत ही जोर से धड़कने लगता है। पर उन दोनों को इतना क्लोज देखकर अर्नेस्ट और बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से में कहती है ये दोनों बिल्कुल जानवर है और कुछ नहीं। उसके फ्रेंड उसे एक आइसक्रीम देते हैं जो उसे बहुत ही टेस्टी लगती है और वो उसे जल्दी जल्दी खा लेती है। लेकिन जब वो खाना फिनिश करती है तो देखती है कि ब्लेड और सोफी वहां से पहले ही गायब हो चुके हैं। ब्लेड अपने शेड्यूल को चेक करता और रियलाइज करता है कि वो टाइम से पीछे है, लेकिन सोफी कहती है कि टेंशन मत लो, वो शॉर्टकट ले सकते हैं। दोनों एक वॉल पर चढ़ते हैं और फिर पूरा टाउन जल्दी से पार करके अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं जो होता है एक लेजेंडरी फाउंटेन, जहां सोफी कहती है कि उसने ब्लेड के साथ आज बहुत ही ज्यादा मजे किया। वो पूछती है कि ब्लेड ये सब क्यों कर रहा है। ब्लेड कहता है कि वो बस इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है। सोफी कहती है कि दोस्त के बीच सीक्रेट नहीं होना चाहिए, इसलिए वो अपना राज बताती है। सोफी आगे बताती है कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि इनकम्प्लीट टेस्ट सब्जेक्ट है जो आर्टिफिशियल हीरो बनाने के लिए क्रिएट की गई थी। उसके पास आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो पावर है और वो रेलिंग को रैप करके अपनी पावर दिखाती है। कहती है कि वो फिजिक्स के रूल को तोड़ सकती है ग्रेट हीरो की तरह, लेकिन उसके पास फुल कंट्रोल नहीं है इस पावर का। वो अपनी बॉडी वेट को बढ़ा सकती है लेकिन अक्सर ओवरडू कर देती है और वो 10 सेकंड तक टाइम भी रोक सकती है। सोफी रिवील करती है कि वो
आर्टिफिशियल हीरो प्रोजेक्ट का फाइनल मॉडल है। टेक्निकली वो ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारी लिमिटेशन है। सोफी को सच बताता देख ब्लेड भी अपना सीक्रेट बता देता है कि वो ही पहला ग्रेट हीरो था। ये सुनकर सोफी शॉक हो जाती है। ब्लेड माफी मांगता है कि उसके साथ जो हुआ उसके लिए वो अपने आप को जिम्मेदार मानता है और कहता है कि वो चाहे तो उससे नफरत कर सकती है क्योंकि वो खुद ग्रेट हीरो की पावर को एक कर्ज मानता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने कभी ग्रेट हीरो बनना नहीं चाहा था, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। जब वो 3 साल का था तब उसकी पावर मैनिफेस्ट हुई थी और सबने कहा कि वो ना सेव करे। तब से उसने काउंटलेस बैटल लड़ी अपनी जान रिस्क में डालकर, लेकिन फिर भी वो सबको बचा नहीं पाया। ये देखकर लोग गुस्से में आ गए क्योंकि ग्रेट हीरो का फर्ज होता है सबको बचाने का। ये याद करके ब्लेड रोने लगता है। सोफी उसे हक करती और कहती है कि उसे प्राउड फील करना चाहिए क्योंकि उसने हजारों लोगों की जिंदगी बचाई है। सोफी कहती है कि वो एक्चुअली प्राउड है कि उसने आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो बनाया गया क्योंकि वो ब्लेड जैसा बनना चाहती थी हमेशा से। ये सुनकर ब्लेड डिसाइड करता है कि वो अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट पर भारी पड़ने नहीं देगा। दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो ब्लेड की ग्रेट हीरो वाली आइडेंटिटी सीक्रेट रखेगा और ये उन दोनों का एक सीक्रेट प्रॉमिस होगा जो किसी को कभी पता नहीं चलेगा। अगले दिन ब्लेड के फेस से सोफी खाना साफ कर रही होती है, पर इस वजह से अर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा जल जाती है। पर ब्लेड की 2 फ्रेंड भी एडवांस क्लास में प्रमोट हो जाती हैं और सारे फ्रेंड साथ में खाना खाते हैं। तब अर्नेस्ट ब्लेड को बताती है कि किंग ने स्कूल में एक मैजिकल बीस्ट लाया है स्टूडेंट को उनसे फाइट करके और पावरफुल बनाने के लिए। पर तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और अकेडमी में एक बड़ा ड्रैगन आ जाता है जिससे सोल्जर पैनिक हो जाते हैं। ब्लेड आराम से प्लेट हाथ में रख के ड्रैगन की तरफ चलता है। ड्रैगन जोर से गरजता है, लेकिन ब्लेड हवा में जंप करता है और अपनी फिस्ट से उसे एक ही अटैक में गिरा देता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि उसने ड्रैगन को बिना तलवार के हरा दिया। उस ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा भूख लग रही होती है तो वो ब्लेड का खाना खा लेता है, लेकिन वो उसे बहुत ही ज्यादा हॉट एंड स्पाइसी लगता है। पर ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि उसने ड्रैगन को बिना तलवार के हरा दिया, लेकिन ब्लेड कहता है कि वो बस एक ऑर्डिनरी पर्सन है और कहता है कि ड्रैगन इतना वीक है कि इसे कोई भी एक हिट में गिरा के हरा सकता है। लेकिन कोई भी ब्लेड की इस बात को सच नहीं मानता। तभी वो ड्रैगन एक छोटी सी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो ब्लेड को हक करती है और कहती है अब से आप मेरे डैड हो। ब्लेड कहता है कि वो उसका पेरेंट को ढूंढने में उसकी मदद करेगा, लेकिन सोफी बताती है उसने देखा है कि वो लड़की ही ड्रैगन का ट्रू फॉर्म है। ये सुनकर ब्लेड हैरान हो जाता है। लड़की खुशी से ब्लेड के साथ खेलना चाहती है और उसे बार बार डैड बुलाती है, जिससे ब्लेड सोचता है कि अब वो क्या करे। उस शाम ब्लेड उस लड़की को नहलाने में हेल्प करता है। वहीं हमें पता चलता है कि ब्लेड ने उसका नाम रखा है कू। तब अर्नेस्ट बाथरूम में आ जाती है और शॉक हो जाती है देखकर कि ब्लेड नहा रहा है। ब्लेड उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या करने आई है और क्या उसे मैजिकल बीस्ट के बारे में कुछ पता चला। तो अर्नेस्ट बताते है कि मैजिकल बीस्ट स्पेशली ड्रैगन स्ट्रेंथ को सर्च करते हैं। अगर वो डिफीट हो जाते हैं तो उनका फ्लैश मर जाता है, लेकिन उनकी सोल बची रहती है और वो उस स्ट्रॉन्ग बीइंग का फॉर्म ले लेती है जिसने उसे हराया था। ब्लेड सोचता है कि अगर एक ड्रैगन को ह्यूमन ने हराया तो क्या वो ह्यूमन फॉर्म ले सकता है और पूछता है कि क्या कू को किसी ने पास्ट में हराया था और क्या हराने वाला एक ह्यूमन था। अर्नेस्ट पूछती है क्या ब्लेड ने इस लड़की का नाम कू रखा है, तो कू बोल पड़ती है कि उसे अपना नाम बहुत ही ज्यादा पसंद है। अर्नेस्ट गुस्से में आ जाती है और ब्लेड को परवट बोलकर उसके फेस पर पैर रख के बाहर निकल जाती है क्योंकि वो एक छोटी लड़की के साथ नहा जो रहा होता है। अगले दिन अर्नेस्ट ब्लेड को घूरती रहती है जब वो कू को खाना खिला रहा होता है। कू कहती है कि वो खुद खाना खा सकती है, लेकिन उसे ब्लेड के हाथ से खाना खाने में मजा आता है। क्लियर उसे फीड करने की कोशिश करती है, लेकिन कू मना कर देती और कहती है कि वो कमजोरों को अपना दोस्त नहीं बनाती है। इधर से कू चाहती है कि ब्लेड सिर्फ उस पर ध्यान दे। वो डिमांड करते हैं कि ब्लेड उसे गुड मॉर्निंग स्मूच दे और हमेशा उसके साथ खाना खाए। कू कहती है कि ब्लेड औरतों की बॉडी को बहुत ज्यादा देखता है और ये उसको बर्दाश्त नहीं होता। ये सुनकर ब्लेड की फ्रेंड शॉक हो जाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या वो सच में उन्हें घूरता रहता है। ब्लेड कहता है कि उसे पता नहीं कि वो क्या बोल रही है, वो तो छोटी बच्ची, उसकी बात पर ध्यान नहीं दो। लेकिन तब भी सब उसे गिल्टी समझ लेते
देते हैं और उसे नल्ला बोलकर अपनी ट्रेनिंग सेशन में इग्नोर करते रहते हैं। ट्रेनिंग एरिया में ब्लेड कू को देख लेता है और उसे बुलाता है। तभी उसके फ्रेंड आते हैं और ब्लेड से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ना ट्रेनिंग दे, क्योंकि अब वो एडवांस क्लास में ज्वाइन हो गए हैं। जेसिका कहती है कि वो स्पाईगिरी में स्पेशलाइज करना चाहती है, जो सोफी का स्पेशल स्किल है। तो ब्लेड कहता है कि इस बारे में तुम सोफी से बात करो, मेरे से क्यों पूछ रही हो। सब ट्रेनिंग शुरू करने वाले होते हैं कि अचानक कू गायब हो जाती है। ब्लेड टेंशन में आता है कि वो कहाँ गई। कू एकेडमी में इधर उधर घूमती रहती है और कुछ स्टूडेंट को ट्रेनिंग करते हुए देखती है। वो उसे बुलाती है और पूछती है कि क्या वो ज्वाइन करेगी उनके साथ, लेकिन कू कहती है कि वो उनके लेवल की नहीं है, तुम लोग नल्ले हो, और भाग जाती है। जब वो ब्लेड से टकराती है तो कहते हैं कि वो बहुत भूखी है। ब्लेड उसे खाना खिलाता है और कू खुश हो जाती है। रात में जब कू सो रही होती है, ब्लेड अर्नेस्ट से बात करता है। वो कहता है कि ड्रैगन को पैदा होने के बाद उनके पेरेंट्स उन्हें अपने आप से दूर कर देते हैं, इसलिए वो पहले स्ट्रॉन्ग बीइंग जिससे वो मिलते हैं उसे अपने पेरेंट्स मान लेते हैं। ब्लेड सोचता है कि कू शायद पैदा होते ही अकेली छोड़ दी गई थी, इसलिए अगर वो पेरेंट्स का रोड छोड़ दे तो वो सच में इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो जाएगी। अर्नेस्ट रियलाइज करते हैं कि ब्लेड इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली ले रहा है, तो वो उसे इस बारे में कुछ नहीं बोलती। तब अर्नेस्ट सोफी को बुलाती है, जो दूर से उनकी बात सुन रही होती है। अर्नेस्ट के बताती है कि वो ब्लेड के रूम आते वक्त सोफी से मिली थी और वो भी कू के लिए बहुत ही ज्यादा वरीड है। ब्लेड सोफी को रिएश्योर करता है कि अब सब ठीक है और फिर सब अपने अपने रूम पर लौट जाते हैं। ब्लेड को पता चलता है कि कू अपने रूम में नहीं है। वो उसे ढूंढने रूफटॉप पर पहुंचता है जहां कू बैठी होती है। वो बताती है कि चांद उसे शांति देता है। कू कहती है कि बड़ा मून उसके लिए पेरेंट्स जैसा है और छोटा मून चाइल्ड जैसा। जब वो वेस्टलैंड में अकेली होती थी तब भी वो चांद को देखा करती थी। ब्लेड कू से पूछता है क्या वो फ्रेंड बनाना चाहेगी, लेकिन वो कहती है कि ड्रैगन ह्यूमन से सुपीरियर होते हैं और वो उनके साथ नहीं रहना चाहती। उसके लिए सिर्फ ब्लेड ही काफी है, क्योंकि उसने उसे हराया था और बाकी ह्यूमन उसके लिए कमजोर नल्ले हैं। अगली सुबह ब्लेड किंग से कहता है कि वो कू का ख्याल रखे, लेकिन कू को किंग पसंद नहीं आता और वो गुस्से में रूम से बाहर निकल जाती है। ब्लेड उसे ढूंढता और देखता है कि वो अपने रूम में डॉल के साथ खेल रही है। वो प्रिटेंड करती है कि ये डॉल एकेडमी के स्टूडेंट है और उनके एक एक करके नाम लेती है, जैसे वो उनके साथ दोस्त बन गई हो। ये देखकर ब्लेड उदास हो जाता है। वो गुस्से में अपना सर दीवार पर मारने लगता है, लेकिन अर्नेस्ट उसे रोक देती है और पूछते है क्या हुआ। ब्लेड कहता है कि कू को फ्रेंड बनाने चाहिए, लेकिन उसके लिए फ्रेंड बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो ह्यूमन को नीचा और नल्ला समझती है। अर्नेस्ट उसे समझाती है कि वो अकेला इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता और सजेस्ट करते हैं कि सभी लोगों की इस पे हेल्प मांगे। दूसरे दिन दोनों ट्रेनिंग एरिया में जाते हैं, जहां ब्लेड सबसे एक फेवर मांगता है। वो कहता है कि सब मिलकर कू को हरा दे ताकि वो ह्यूमन को एक्नॉलेज करे और उन्हें अपना दोस्त बना ले। स्टूडेंट कहते हैं कि काफी टफ टास्क होगा। ब्लेड उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और अर्नेस्ट अनाउंस करते हैं कि वो भी उनके साथ लड़ने वाली है। तभी उनके क्लासमेट आते हैं और कहते हैं कि वो भी कू के लिए वरीड है और वो भी इस फाइट में पार्टिसिपेट करेंगे। सब स्टूडेंट रेडी होते हैं और तभी कू आसमान से नीचे उतरती है। स्टूडेंट फाइट के लिए प्रिपेयर होते हैं। किंग ऊपर से सब देखता है और कहता है कि ये ही वो ट्रेनिंग है जो वो देखना हमेशा से चाहता था। उसकी सर्वेंट पूछती है कि अगर एक ग्रुप ऑफ ह्यूमन ड्रैगन को हरा देते हैं तो क्या ड्रैगन इसे एक्सेप्ट करेगा। किंग कहता है कि ड्रैगन ह्यूमन को कलेक्टिव ग्रुप के रूप में देखते हैं, इसलिए ये फेयर फाइट माना जाएगा। हमें पता चलता है कि जब ह्यूमन ने क्यू को पहली बार पकड़ा था तब वो ट्रैप में फंसी हुई थी और प्रॉपरली फाइट नहीं कर पाई थी। ब्लेड कू से कहता है कि अब सिचुएशन अलग है बेटी, और आगे कहता है कि देखो ह्यूमन कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। कू गरजती है और अपनी फायर ब्रेथ छोड़ती है। अर्नेस्ट अपनी सॉन्ड निकालती है, सबको कहती है कि बैटल के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही फाइट शुरू होती है ज्यादातर स्टूडेंट डर के भाग जाते हैं। जब कू उन पर अटैक करती है अर्नेस्ट तुरंत चार्ज लेती है और ड्रैगन पर अटैक करती है। साथ ही चिल्लाती है कि सब लोग फॉर्मेशन में बने रहो। उसके कमांड पर स्टूडेंट कू को दोनों तरफ से घेर कर उस पे एक्सप्लोजिव एरो छोड़ते हैं, लेकिन अटैक इतने कमजोर होते हैं कि कू को कोई बड़ी चोट नहीं लगती। कू अपनी टेल से उन्हें उठाकर पटक देती है। अरीना के कोने में हीलर इंजर्ड स्टूडेंट को रिकवर कर रहे होते हैं, जबकि दूसरे कोने में कू अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए लड़ाई को डोमिनेट कर रही होती है अकेले ही।
ब्लेड बालकनी से फाइट देख रहा होता है, तभी किंग आता है और कहता है कि स्टूडेंट फेल हो जाएंगे। तभी कू फायर ब्रेथ छोड़ती है और उसके डिस्ट्रैक्ट होते ही सोफी और अर्नेस्ट एक कॉम्बो अटैक लॉन्च करते हैं। वो थोड़ा डैमेज तो करते हैं, लेकिन कू को नीचे गिराने के लिए ये काफी नहीं होता, लेकिन ये उनका असली प्लान नहीं था। जैसे ही कू अटैक से रिकवर कर रही होती है, वो अचानक अपने पैर के नीचे की जमीन टूटने का एहसास करती है और एक बड़े से गड्ढे पर गिर जाती है। किंग कहता है ये चीटिंग है, लेकिन ब्लेड बताता है ये चीटिंग नहीं है, क्योंकि उन्होंने ट्रैप पहले से नहीं बनाया था, ये लैंस लॉर्ड ने अपने लैंस से फाइट के दौरान खोदा है। ब्लेड कहता है कि अब असली फाइट शुरू होने वाली है, तो ध्यान से देखो। किंग सब स्टूडेंट को ऊपर चार्ज करते हैं, लेकिन वो अपनी फायर ब्रेथ से उन्हें दूर रखती है। अर्नेस्ट अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड का यूज करती है, लेकिन अंदर का डीमन एस्मोडियस बार बार के यूज से कमजोर हो रहा होता है, पर अर्नेस्ट उसकी परवाह नहीं करती और एक पावरफुल अटैक लॉन्च करती है। उसके बाद लियोनार्ड अपनी ड्रिल लैंड से अटैक करता है, लेकिन कू की थिक स्केल को वो तोड़ नहीं पाता। कू ऊपर उड़कर बचने की कोशिश करती है, लेकिन अर्नेस्ट जंप करके उसे नीचे गिरा देती है। फिर सोफी अपनी ग्रेविटी मैनिपुलेशन का यूज करके अपने पंच को 1000 गुना भारी बनाती है और कू के पेट पर एक डेवास्टेटिंग ब्लो देती है। ये देखकर लियोनार्ड चिल्लाता है कि ये उनका मौका है और अर्नेस्ट से कहता है कि वो फाइट खत्म करे। डीमन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अर्नेस्ट उसकी बात नहीं सुनती और पूरी पावर खींच लेती है। वो एक ह्यूज फायरबॉल बनाती है और बाकी स्टूडेंट अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसे कनेक्ट करके उसका फायरबॉल और भी ज्यादा बड़ा कर देते हैं। अर्नेस्ट उस फायरबॉल को कू पर फेंक देती है और कू रियलाइज करती है कि अब वो बच नहीं सकती। फायर बॉल ब्लास्ट होती है और वो कुछ देर बाद कू अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। कू रोते हुए कहती है कि वो हार गई और सोचती है कि ब्लेड उसे छोड़ देगा, क्योंकि अब वो नल्ली कमजोर हो गई है। लेकिन ब्लेड उसे कन्वर्ट करता है और कहता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी बेटी जो है वो कहता है कि वो वीक नहीं बल्कि ह्यूमन टीम बनाकर ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। ब्लेड कहता है कि अब जब कू हार गई तो उसे स्टूडेंट को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कू थोड़ी नर्वस होते हुए सबसे अपना फ्रेंड बनने को कहती है और सब खुशी से उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद किंग अरीना में आता है और स्टूडेंट के लिए एक नई ट्रेनिंग मेथड इंट्रोड्यूस करता है, जिसका नाम होता है वर्चुअल रियलिटी। वो ईगरली फैकल्टी के कंप्लीट होने का वेट करता है। दूसरी तरफ ब्लेड के फ्रेंड कैफेटेरिया में कू के तरफ बैठ जाते हैं और उसे खाना खिला रहे होते हैं। ब्लेड नोटिस करता है कि अर्नेस्ट रात भर में 40 पाउंड वेट गेन कर चुकी और कहती है कि वो डिफरेंट लग रही है। उसके फ्रेंड ब्लेड को नल्ला बोलते हैं और ब्लेम करते हैं कि वो अर्नेस्ट को वो मोटा कैसे बोल सकता है, लेकिन ब्लेड इंसिस्ट करता है कि वो सच में मोटी हो गई है। ये सुन के अर्नेस्ट रोती हुए वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ब्लेड उसे मोटा भैंस बोले। सोफी और बाकी लड़कियां ब्लेड को इडियट बोलती और कहती है कि वो बिल्कुल नालायक नल्ला है। वो ये भी कहती है कि शायद ये अर्नेस्ट और ब्लेड की दोस्ती का एंड हो सकता है। ब्लेड को समझ नहीं आता कि ये दोनों क्या बोल रही हैं, पगलैट है पूरी ये लोग। लेकिन जब 3 दिन तक अर्नेस्ट अपने कमरे से बाहर नहीं आती तो ब्लेड पैनिक हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि अर्नेस्ट शायद उसे अपना दोस्त नहीं मानती, इसलिए वो तुरंत माफी मांगने भागता है। लेकिन लड़के समझ जाते हैं कि ब्लेड इतना बड़ा नल्ला है कि उसे अभी भी पता नहीं है कि उसने क्या गलत किया था, और ये बात अर्नेस्ट को और गुस्सा दिलाई, और इसलिए अब वो सभी डिसाइड करते हैं कि उन्हें नल्ले ब्लेड की मदद करनी ही होगी, नहीं तो वो इतना बड़ा नल्ला है कि उसे कुछ समझ में नहीं आने वाला। वो सब अर्नेस्ट के कमरे पर पहुंचते हैं और जब वो दरवाजा नहीं खोलती तो जबरदस्ती वो उसे तोड़ देते हैं। अंदर अंधेरा होता है और अर्नेस्ट कोने में बैठी होती है और अजीब सी सिसकियां ले रही होती हैं। सब उसके लिए परेशान होते हैं। तभी को कुछ डिलीशियस स्मेल महसूस करती है और सीधा अर्नेस्ट पर कूद जाती है। ब्लेड लाइट ऑन करता है और देखता है कि अर्नेस्ट और भी ज्यादा मोटी भैंस हो गई है और वो मिठाइयों को ऐसे खा रही है जैसे कल उसका जीवन जीने का आखिरी दिन हो। अर्नेस्ट रोते हुए बताती है कि कू से फाइट करने के बाद उसे हमेशा भूख लगती रहती है और वो अपने आप को डेजर्ट खाने से रोक नहीं पा रही। ब्लेड इसे इग्नोर करके सिर्फ ये पूछता है क्या वो अभी भी उसकी दोस्त है या नहीं। अर्नेस्ट जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस इसलिए अपने कमरे में छुप
गई थी क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई खासकर ब्लेड उसे मोटी भैंस बोले। ये सुनकर ब्लेड रिलैक्स होता है और वापस जाने लगता है, लेकिन लड़की उसे रोक दे और कहती है कि उसे अर्नेस्ट से माफी मांगनी चाहिए ताकि अर्नेस्ट का मन हल्का हो सके। ब्लेड कंफ्यूज होता है तो लियोनार्ड उसे दिखाता है कि कैसे माफी मांगा करते हैं, लेकिन वो भी उसे मोटी भैंस बोल देता है, जिसकी वजह से अर्नेस्ट उसे पंच मार के दूर फेंक देती है। ब्लेड अर्नेस्ट से कहता है कि उसे अपनी मिठाइयों की आदत से शर्माना नहीं चाहिए और याद दिलाता है कि उसके दोस्त हमेशा उसके साथ है। ये सुनकर अर्नेस्ट खुश हो जाती है। अगली सुबह ब्लेड उसकी वेट लॉस ट्रेनिंग शुरू करता है। अर्नेस्ट को बहुत स्ट्रगल होती है क्योंकि उसके शरीर पर 50 किलो तक का चर्बी जो होती है, लेकिन वो अपनी विल पावर से एक्सरसाइज करती है, लेकिन प्रोग्रेस बहुत ही ज्यादा कम होती है। वो रोज कम खाना खाती है, सोना ट्रीटमेंट भी लेती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो वेट मशीन पर चढ़ती है तो बेचारी वेट मशीन उसके वेट से टूट जाती है। काय की वेट मशीन हुई फिर ये देखकर अर्नेस्ट रियलाइज करती है कि नॉर्मल मेथड से उसे कुछ नहीं होगा। अगले दिन वो अरीना में ब्लेड के पास आती है और कहती है कि वो कुछ एक्सट्रीम ट्राई करेगी। वो अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड निकालती है और एसमोडियस को कमांड करती है कि वो उसके शरीर को कंज्यूम करके उसे पावर दे। उसके शरीर के चारों तरफ फ्लेम आ जाती है और ब्लेड सिर्फ देख पाता है कैसे वो फ्लेम टॉर्नेडो में कंज्यूम हो रही है। जल्दी सोफी और बाकी लोग भी अरीना में आ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। उसके बाद अर्नेस्ट उनके सामने एक फायर डीमन के रूप में आती है। सब एसमोडियस की आवाज सुनते हैं जो अर्नेस्ट को कांग्रेचुलेशन करता है और कहता है कि सिर्फ उसका पहला एंसेस्टर ही इस फॉर्म तक पहुंच गया था। वो अर्नेस्ट से पूछता है कि वो किस चीज को इस शक्ति से जलाना चाहती है। अर्नेस्ट प्राउडली कहती है कि वो अपनी चर्बी जलाना चाहती है क्योंकि उसने ये सब वेट लॉस करने के लिए ही किया था। एसमोडियस पहले थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर कहता है कि वो सही डिसीजन है क्योंकि इस फॉर्म में रहना हर घंटे 1 मिलियन कैलोरीज कंज्यूम करता है। अर्नेस्ट हंसकर कहती है कि अब उसे महीनों तक एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका शरीर कमजोर पड़ जाता है और वो गिर जाती है। उसका पेट गुड़गुड़ करता है और वो बीस्ट मोड में चली जाती है। इतनी भूख लगती है कि वो अपने दोस्तों को भी खाने को तैयार हो जाती है। अर्नेस्ट उन पर चार्ज करती है, लेकिन ब्लेड अपना एक स्पेशल मूव करता है जो विंड प्रेशर से उसके आसपास की आग बुझा देता है। फिर वो अर्नेस्ट के पास जाता है जो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गई होती है। जैसे ही वो होश में आती है ब्लेड उसे प्रेस करता और कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अर्नेस्ट ने अपना सबक नहीं सीखा होता है, इसलिए रात में वो फिर से मिठाइयाँ खाना शुरू कर देती है और फिर से मोटी भैंस हो जाती है। ये देखकर उसके फ्रेंड सोचने लगते हैं कि अर्नेस्ट नल्ली का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अर्नेस्ट कहती है कि टेंशन नहीं लो, मैं फिर से डीमन फॉर्म में जाके अपना वेट लूज कर सकती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ब्लेड अपने रूटीन चेकअप के लिए स्कूल डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि वो बेटर हो रहा है, लेकिन अगर वो अपनी असली पावर का 30% से ज्यादा यूज करे तो वो तुरंत मर जाएगा, मतलब खल्लास हो जाएगा। ये सुनकर ब्लेड सीरियस हो जाता है और क्लास में वापस आ जाता है। रास्ते में उसकी दोस्त क्लेयर एक शाय नर्डी लड़की मारिया से उसकी मुलाकात करवाती है। सेटिंग नहीं करवा रही, आगे बात सुनो। ब्लेड उसे तुरंत पहचान जाता है क्योंकि ये स्टूडेंट भी कू से फाइट करने में सभी की मदद कर रही थी। उस टाइम मारिया बार बार गिर रही थी और गलत डायरेक्शन में फायरबॉल छोड़ रही थी। ब्लेड के ये बात याद दिलाने से मारिया एम्बेरस हो जाती है। मारिया फिर उससे एक फेवर मांगती है, अगर कभी उसकी पावर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ब्लेड उसे मार डाले। ये सुनकर ब्लेड के फ्रेंड भी आ जाते हैं और गॉसिप सुनने लगते हैं। मारिया सबको बताती है कि वो प्योर ह्यूमन नहीं बल्कि ह्यूमन डीमन की हाइब्रिड है। ब्लेड को ये पहले ही फील हो गया था, इसलिए वो आराम से सुनता है। मारिया बताती है कि एक बड़ी और खतरनाक पावर उसके अंदर सो रही है। तभी उसका टीकप टूट जाता है और चाय तुरंत एवोरपेट हो जाती है। वो सबसे माफी मांगती है और कहती है कि जब वो अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पाती तो ऐसा ही होता है। मारिया आगे कहती है कि उसने हमेशा अपनी पावर कंट्रोल में रखी, लेकिन कू की फाइट के बाद वो फेल हो रही है। ब्लेड समझ आता है कि हमेशा ह्यूमन का स्पिरिचुअल पावर डीमन के मैजिक से अलग होता है और उसके मैजिक सर के डैमेज हो गए हैं। मारिया कंफर्म करती है और कहती है कि अगर उसकी ट्रू पावर कभी अनलीश हुई तो वो चाहती है कि कोई उसे रोके। उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और उसका कोई घर नहीं है, इसलिए वो ब्लेड से मदद मांगती है। ब्लेड तुरंत हाँ बोलता है और उसके फ्रेंड भी पावर ऑफ फ्रेंडशिप मोड में
आ जाते हैं। बाद में ब्लेड सबको अरीना में ले जाता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि वो कंट्रोल सेट करे ताकि अरीना पावरफुल बैरियर मैजिक से कवर हो जाए। अरीना चिल्लाती है कि ये स्कूल प्रॉपर्टी के गलत यूज है, लेकिन ब्लेड चिल रहता है जैसे इसके लिए ये रोज का काम हो। फिर वो मारिया को कहता है कि अपनी फुल पावर अनलीज करो। मारिया रिफ्यूज करती है, लेकिन ब्लेड के भरोसे पर और अर्नेस्ट के मोटिवेट करने पर वो मान जाती है। वो अपने मैजिक सीलिंग आर्टिफैक्ट एक एक करके वो हटाती है। हर ब्रेसलेट और एंकलेट उसके पावर को हाफ सरपास करता है और नेकलेस उसके पावर को 90% सप्रेस करता है। अर्नेस्ट शॉक में पड़ जाती है कि मारिया अपने सील फॉर्म से 160 टाइम ज्यादा पावरफुल है। नेकलेस हटते ही तेज हवा चलती है और अर्नेस्ट उड़ जाती है। मारिया चीख कर कहती है कि डीमन बाहर आ रहा है। ब्लेड उसे एनकरेज करता है कि सब बाहर निकाल दे और अपने फ्रेंड पर ट्रस्ट करे। मारिया ट्रांसफॉर्म होकर एक डीमन बन जाती है। तब ब्लेड उसके फोरहेड पर एक अजीब मार्क देखता है और रियलाइज करता है कि वो सिर्फ डीमन नहीं बल्कि सेकंड डीमन किंग है। मारिया कंफर्म करती है और सबको बो डाउन करने को कहती है उसके सामने। अर्नेस्ट तुरंत फायर डीमन फॉर्म में आती है और अटैक करती है, लेकिन मारिया उसे एक थप्पड़ में उड़ा देती है। लियोनार्ड भी अटैक करता है, लेकिन मारिया उसे एक उंगली से उड़ाकर हवा में फेंक देती है। सोफी और कू दोनों रेडी होते हैं। सोफी मारिया को ग्रेविटी मैजिक से ग्राउंड पर गिराती है और रोकने की कोशिश करती है। कू ड्रैगन फॉर्म में आके फायर ब्रेथ अटैक करती है, लेकिन मारिया वो अटैक पकड़कर उल्टा उन पर ही फेंक देती है। दोनों हार जाते हैं। ब्लेड गुस्से में आ जाता है और मारिया को चैलेंज करता है। मारिया डिक्लेयर करते है कि वो कैपिटल को तबाह करेगी। अगर ब्लेड ने उसे रोक नहीं पाया तो ब्लेड पहले अपनी तलवार सीट में रखकर अटैक करता है। मारिया मजाक उड़ाती है, लेकिन समझ जाती है कि वो उसे मारना नहीं चाहता। वो ब्लेड को सीरियसली फाइट करने के लिए कहती है और विंड मैजिक से उसे बैरियर में फेंक देती है। ब्लेड फाइनली अपनी तलवार खोलकर फाइट करता है। मारिया इजीली उसके अटैक ब्लॉक करती है। जब वो फायर मैजिक से काउंटर करती है तो ब्लेड मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है और उसकी तलवार टूट जाती है। मारिया इम्प्रेस होती है कि वो अभी भी जिंदा है। तब अर्नेस्ट वापस उठती है और ब्लेड को अपनी डिमोनिक तलवार देती है। डीमन एसमोडियस कहता है कि वो नॉर्मली किसी और की सेवा नहीं करेगा, लेकिन अर्नेस्ट का ऑर्डर इसलिए आज वो उसकी बात मानेगा। आगे मारिया कहती है कि अब लड़ाई इंटरेस्टिंग होगी। ब्लेड डिक्लेयर करता है कि वो अपने अगले ही अटैक में पूरी फाइट खत्म कर देगा। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर गैदर करता है और एसमोडियस की फ्लेम के साथ कंबाइन करता है। एसमोडियस टेंशन में है, लेकिन ब्लेड उसे इग्नोर करता है। फिर वो एक बड़ी फायर स्लैश अटैक मारिया पर लॉन्च करता है। मारिया शील्ड बनाती है, लेकिन वो क्रैक हो जाती है और ब्रेक हो जाती है। वो पूछती है कि ब्लेड कौन है, और लेकिन वो कहता है कि वो बस एक नॉर्मल स्टूडेंट है और कोई नहीं। अटैक इतना पावरफुल होता है कि अरीना का बैरियर भी टूट जाता है। बैटल खत्म हो जाती है और कोई नहीं मरता, लेकिन ब्लेड इतनी पावर यूज कर गिर पड़ता है। अगले दिन वो हॉस्पिटल में उठता है। डॉक्टर उसे गले लगाकर रोती और कहती है कि वो लगभग मर गया था। ब्लेड माफी मांगता है, पूछता है कि सब सेफ है या नहीं, तो डॉक्टर कहती है कि सब सेफ है इंक्लूडिंग मारिया। नेक्स्ट डे स्कूल में ब्लेड देखता है कि डीमन किंग फॉर्म वाली मारिया यानी माओ बहुत पॉपुलर हो गई है। वो ब्लेड को ग्रेट करती है, लेकिन उसका सीक्रेट रिवील करने वाली ही होती है कि वो एक ग्रेट हीरो है। ब्लेड उसे रोकता है। माओ मजाक में कहती है कि वो इस बात से उसे ब्लैकमेल करेगी फ्यूचर में। वो कहती है कि उसे मारिया मत बुलाओ क्योंकि वो अलग पर्सन है। ब्लेड उसका नाम पूछता है तो वो कहती है कि उसका कोई नाम नहीं है। स्टूडेंट के साथ वो फिर फ्रेंडली बिहेव करती है और अच्छे से बात करती है। बाद में ब्लेड और उसके फ्रेंड किंग से बात करते हैं। किंग बताते हैं कि वो हमेशा से मारिया की ट्रू आइडेंटिटी जानता था, लेकिन फिर भी उसने स्कूल में उसे अलाउ किया। किंग रिवील करते हैं कि मारिया की माँ तो ह्यूमन थी, लेकिन उसके फादर डीमन किंग है जिनका अभी कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ गए। ब्लेड को कुछ बुरा पास्ट याद आता है। सभी दोस्तों को लगता है कि माओ डेंजरस है, लेकिन अर्नेस्ट कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि किंग मारिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। माओ कहती है कि अब उसकी पावर सील है, इसलिए अब वो बस एक नॉर्मल लड़की है। कू अभी भी उससे डरकर अपने पापा के पीछे छुप जाती है क्योंकि माओ ने उसे बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से जो पेला था। माओ ब्लेड को चैलेंज करती है कि तुम्हारा जब भी मन करे मुझसे रीमैच कर सकते हो। रात को ब्लेड सो रहा होता है, तब उसकी विंडो खुलती है। माओ आती है और कहती है कि उसे डेट पर ले जाना चाहती है। ब्लेड मूड में नहीं होता, लेकिन माओ उसे उठाकर चांस दिखाती है। वो कहती है कि मारिया हमेशा
था। जमीन से चांद देखती थी, इसलिए वो चांद की खूबसूरती एंजॉय नहीं कर पाती कि वो पास से कितना अच्छा दिखता है। माओ अपनी फीलिंग बताती है कि वो ब्लेड के करीब रहना चाहती है और उसके साथ वक्त गुजारना चाहती है। ब्लेड थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। माओ कहती है कि वो स्कूल में सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो उसे रिस्पेक्ट करती है जो उसे हरा सकता है। माओ बताती है कि मारिया के अंदर बहुत नेगेटिव इमोशन थे जो उसके ट्रॉमेटिक पास्ट से आए थे। ह्यूमन ने उसे हमेशा बुली किया था और डिस्क्रिमिनेट भी किया था। उसकी माँ अच्छी थी लेकिन बाप से वो नफरत करती थी। माँ के मरने के बाद वो अकेली हो गई और माँ उसकी ऑल्टर ईगो बनकर पैदा हुई ताकि मारिया दर्द से बच सके। माँ कहती है कि शायद मारिया अब कभी वापस न आए। कुछ दिन बाद एलियस नाम की क्लब मेंबर आती और कहती है कि माँ का नेकलेस सीलिंग आर्टिफैक्ट नहीं बल्कि रिकॉर्डिंग डिवाइस है जिसमें मैसेज रिकॉर्ड होते हैं। ओह अच्छा, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। माँ को याद आता है कि उसकी माँ ने ये उसे गिफ्ट किया था। एलिस वार्न करती है कि रिकॉर्डिंग प्ले करने से शायद मारिया वापस आ जाए और माओ हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन ये सुनने के बाद भी माओ हंसकर कहती है कि वो रिस्क लेगी। नेकलेस एक्टिवेट होता है और डीमन किंग का मैसेज सामने आता है जिसमें वो अपनी वाइफ से माफी मांगता और कहता है कि वो एक पावरफुल दुश्मन से लड़ने जा रहा है और हो सकता है कि वो अब कभी वापस न आए। वो चाहता है कि उसकी बेटी को यह मैसेज मिल जाए जब वो बड़ी हो। वो कहता है कि वो अपनी वाइफ और बेटी से हमेशा प्यार करेगा चाहे वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म ही क्यों न हो जाए। ये सुनकर माओ रो पड़ती और कहती है कि वो अपनी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रही और मारिया वापस आने वाली है। वो सबसे कहती है कि मारिया का नाम पुकारो जिससे मारिया फिर से वापस आ जाएगी और वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। सब चिल्लाते और मारिया वापस आ जाती है। क्लेयर और एलिस उसे कंफर्ट करती है। अच्छी बात ये होती है कि माओ डिस्ट्रॉय नहीं हुई होती बल्कि मारिया के साथ को एग्जिस्ट करने लगती है। कुछ दिन बाद ब्लेड का मैच फिर से मारिया से होता है। जैसे ही वो ग्लासेस उतारती है वो माओ बन जाती है और दोनों फिर से फाइट शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों बाद ब्लेड अपनी गर्ल गैंग के साथ ग्रुप डेट पर निकलते हैं। मस्ती मजाक के बीच वो रास्ते में एक वैगन को देखते हैं जो गेट के नीचे अटका होता है। अर्नेस्ट तुरंत गुस्से में ओनर को बोलती है कि हाईवे यूज करो, क्या तुम्हें इतना दिमाग में नहीं है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो वैगन एक सैंटोर की है। ब्लेड उस सैंटोर को देखते ही पहचान जाता है और मुस्कुराते हुए उसका नाम लेता है, डायोम। डायोम तुरंत उसे ग्रेट हीरो बुलाती है लेकिन ब्लेड घबरा कर उसका मुंह बंद कर देता है ताकि उसका सीक्रेट सभी के सामने खुल न जाए। थोड़ी देर बाद डायोम फॉर्मली अपना परिचय देती है। वो ब्लेड की एक पुरानी दोस्त के रूप पर। क्लियर और बाकी गर्ल्स क्यूरियस हो जाती है और पूछते हैं कि क्या उसने अपने कार्गो के लिए हेल्प चाहिए। डायोम खुशी से एक्सेप्ट करती है। सब मिलकर उसके सामान को किंग के महल तक पहुंचा देते हैं। किंग पर्सनली डायोम को थैंक यू बोलता है और उसे उसका नेक्स्ट असाइनमेंट देता है कि अब वो हीरो अकेडमी में एक टीचर बनेगी। अर्नेस्ट ये डिसीजन को थोड़ा अजीब तरीके से लेती है लेकिन किंग सिंपली बोलता है कि अगर डाउट हो तो ब्लेड से वो इस बात को कंफर्म कर ले क्योंकि वो डायोम की कैपेबिलिटी जानता है। ब्लेड का चेहरा तुरंत उतर जाता है और वो सीरियस हो जाता है क्योंकि उसे डर होता है कि डायोम कहीं उसका सीक्रेट गलती से सभी को ना बता दे। अगली सुबह डायोम का पहला दिन होता है एज अ टीचर। उसके सामने बड़े बड़े एन्चेंटेड आयरन के क्यूब रखे होते हैं। वो अपने स्पेयर के साथ इतनी जोर से चार्ज अटैक करती है कि एक ही अटैक में वो बड़े बड़े क्यूब में होल बना देती है। मेटल पे घर का लावा बन जाता है। डायोम संतुष्ट होती और बोलते चलो क्लास शुरू करते हैं। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, मैं हूँ डायोम द डीमन स्पीयर। ये सुनते ही अर्नेस्ट के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो रिकॉग्नाइज करती है कि डायोम एक्चुअली कैवालरी ट्रूप की एक जनरल है। सारे स्टूडेंट शौक रहते हैं और डायोम कैजुअली बोलती है कि वो ग्रेट हीरो के सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनकर अर्नेस्ट के दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन बनती है, ग्रेट हीरो डायोम और ब्लेड के बीच जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। क्लियर और बाकी गर्ल्स भी इस बात पर अटेंशन देती हैं और डिसाइड करती हैं कि वो डायोम से सच निकलवा कर ही रहेंगी। अगले दिन वो सब सोना रूम में डायोम को मसाज देते हैं, बॉडी वॉश करते हैं ताकि वो रिलैक्स हो जाए और सब कुछ सच सच बता दे। जैसे ही डायोम कुछ बोलने वाली होती है ब्लेड रूम में घुस आता है और पूरे प्लान को फ्लॉप कर देता है।
अर्नेस्ट पैनिक में आ जाती है क्योंकि ब्लेड लड़कियों के सोना रूम में घुस आया था। जेसिका मजाक में बोलती है कि ब्लेड की मेंटल एज अभी 5 साल के बच्चे जितनी है, इसलिए उसे लड़कियों को बिना कपड़े में देखने में इंटरेस्ट नहीं है और टॉवल गिरा के इस बार को चेक भी करवाती है। ये सुन के डायोंग कहती है कि सच में ब्लेड 5 साल का ही था जब उससे पहली बार मिली थी। ब्लेड उसे चुप करने की कोशिश करता है लेकिन तभी माओ आके ब्लेड को रोक लेती है। फिर वो सब पूल में चले जाते हैं जहाँ डायोंग अपनी पुरानी कहानी बताती है। वो कहती है कि जब वो पहली बार ब्लेड से मिली थी तो ब्लेड उसे घोड़ा समझकर काटने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर सारी गर्ल्स बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और पागल हो जाती हैं। फिर डायोंग बताती है कि कैसे वो सालों तक ट्रेन करती रही, फिर ग्रेट हीरो की पार्टी ज्वाइन की और बैटलफील्ड में उसे अपनी बैक पर राइड भी करवाया। लेकिन जब फाइनल बैटल आई डीमन किंग के खिलाफ तब हीरो ने उसे साथ नहीं लिया, ये सोचकर कि अभी वो इमोशनल है बहुत ही ज्यादा। तब से वो और ज्यादा ट्रेन कर रही है ताकि फ्यूचर में किसी को बचा सके। कुछ दिनों बाद ब्लेड और अर्नेस्ट मार्केट से लौट रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर से एक बड़ा सा सीक्रेट बर्ड उड़ता है। अर्नेस्ट तुरंत पहचान जाती है कि ये तो कॉन्टिनेंट का सबसे रेयर सीक्रेट बर्ड है। ब्लेड कैजुअली बोलता है चिंता मत करो, ये नॉर्मली ह्यूमन पर अटैक नहीं करते, लेकिन अगले ही सेकंड वो बर्ड एक मूविंग वैगन पर अटैक कर देता है और पूरा शहर पैनिक में आ जाता है। लेकिन बर्ड उन्हें इग्नोर करके स्काई में फ्लाई कर जाता है जहाँ दूसरा सीक्रेट बर्ड वेट कर रहा होता है उसका। ब्लेड तुरंत समझ जाता है कि इस सब के पीछे जरूर ही किंग का कोई ना कोई हाथ होगा। अर्नेस्ट गुस्से में किंग के ऑफिस में जाती है और पूरे केस की एक्सप्लेनेशन डिमांड करती है। किंग पहले तो मजाक बनाता है लेकिन ब्लेड थोड़ा स्ट्रिक होके कहता है बताइए वैगन में ऐसा क्या था जो बर्ड उसे ढूंढ रहे हैं। तो किंग कैजुअली जवाब देता है वो सीक्रेट बर्ड का अंडा चुरा के ले आया है। ये सुनकर ब्लेड परेशान हो जाता है, आपने सीक्रेट ब्लेड का अंडा चुरा लिया लेकिन कैसे। किंग की असिस्टेंट फिर पूरी सिचुएशन क्लियर करती है। एग हैच होने के 2 कंडीशन होते हैं, उसे सीक्रेट ट्री के बराबर हाइट पर रखना होता है और सेटिंग सन की लाइट में एक्सपोज करना होता है। किंग आगे कहता है कि ये बर्ड अभी नए नए निब्बा निब्बी पेरेंट्स बने हैं और उन्हें आइडिया नहीं है कि एग हैच कैसे होता है, इसलिए वो उनकी हेल्प कर रहा है और कुछ नहीं। अगले दिन पूरे एकेडमी के स्टूडेंट को बुलाया जाता है। ब्लेड उनके कमांडर की तरह खड़ा होकर बोलता है आज हम सीक्रेट बर्ड से लड़ेंगे, लेकिन मिशन उन्हें हराना नहीं सिर्फ उन्हें बिजी रखना है जब तक सूरज डूब ना जाए। अर्नेस्ट सिग्नल देती है और बैटल स्टार्ट हो जाती है। शहर में दोनों सीक्रेट बर्ड रैम्पेज करते हैं, वैगन को उठा उठाकर फेंक रहे होते हैं। लियोनार्ड अपने लिजर्ड लाइक स्किल से वॉल क्लाइंब करके बर्ड को अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है। जेसिका अपनी टीम के साथ बर्ड पे हमला करती है लेकिन तुरंत काउंटर अटैक का शिकार हो जाती है और दुम दबा के भाग जाती है। ब्लेड अपनी टीम के साथ पहुंचता है और प्लान बनाता है। वो लोग एक बर्ड को आयरन रोप में बांध लेते हैं और रोप को बिल्डिंग के साथ अटैच कर देते हैं, लेकिन बर्ड इतना पावरफुल होता है कि वो बिल्डिंग को ही उड़ा ले जाता है। इनका प्लान धरा का धरा रह गया। दूसरा बर्ड अभी भी एक्टिव होता है और कू अपनी फायर ब्रेथ से अटैक करती है लेकिन कोई डैमेज नहीं होता। ब्लेड तुरंत मारिया से कहता है कि माओ को कंट्रोल लेने दे। माओ लाइटनिंग का अटैक करती है लेकिन वो भी काम नहीं करता। तब अर्नेस्ट अपना डीमन फॉर्म एक्टिवेट करती है, पावरफुल अटैक करती है। बर्ड को थोड़ा डैमेज तो होता है इससे, लेकिन वो तुरंत ठक्कर गिर जाती है। लकीली वो एक डेजर्ट कैफे में गिरती है जहां वो कैलोरीज रिफिल करके फिर से फाइट में लौट आती है। शाम तक स्टूडेंट समहाउ दोनों बर्ड को बिजी रखते हैं। तब एग को एलिवेटर से ऊपर उठाया जाता है लेकिन इन लोग की नल्ली किस्मत, एलिवेटर टूट जाता है। सब पैनिक में आ जाते हैं। सोफी तुरंत सजेस्ट करते हैं कि ब्लेड एग को मैनुअली ऊपर ले जाए जबकि बाकी सभी स्टूडेंट बर्ड को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। ब्लेड को वॉर के दोस्तों की याद आती है जिन्हें उसने ऐसे ही मिशन में खोया था। अर्नेस्ट उसे मोटिवेट करती है तुम हम पर भरोसा रखो ब्लेड। ब्लेड हिम्मत जुटाता है और टावर पर चढ़ने लगता है लेकिन उसके पास अब अपनी पहली जैसी पावर बची नहीं होती। तब डायोंग आती है और बोलती है कि मेरे ऊपर चढ़ जाओ, मैं आपको और एग को ऊपर ले जाऊंगी। डायोंग की मदद से ब्लेड एग को टॉप तक पहुंचा देता है। किंग आके कांग्रेचुलेट करता है, ब्लेड को हीरो बुलाता है लेकिन ब्लेड कहता है कितनी बार बताऊंगा मैं हीरो नहीं हूँ। तभी दूसरा सीक्रेट बर्ड आ जाता है और किंग बोलता है अब
मेरी बारी है। वो वॉल पर खड़ा होकर बर्ड से बात करता है, एक बार तुम्हारी प्रजाति ने मुझे बचाया था, आज मैं तुम्हारा वो कर्ज चुकता करता हूँ। ब्लेड उसके शोल्डर पर हाथ रख के कहता है, ये बात तुम्हें पहले बोलनी चाहिए थी ना मालिक, अभी क्यों बता रहे हो। लेकिन बर्ड अब एग की तरफ चार्ज करता है, लेकिन सोफी अपनी ग्रेविटी मैजिक से उसे रोक लेती है। ब्लेड अपनी लास्ट पावर यूज करके अपना स्पेशल स्लैश करता है और बर्ड को दूर फेंक देता है। दोनों कोलैप्स हो जाते हैं। इस अटैक के बाद सूरज की लास्ट रे एग पर गिरती है और एग क्रैक होके दो प्यारे ट्विन बाहर आते हैं। ये देखकर सब इमोशनल हो जाते हैं। सबसे पहली चीज जो ट्विन देखते हैं वो ब्लेड और सोफी होते हैं और वो उन्हें अपना पापा मम्मी मान लेते हैं। ये देखकर अर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा जलन महसूस करती है, लेकिन कू बोलती है कि वो उन दोनों की बड़ी बहन है। कुछ दिनों बाद ट्विन बर्ड उड़ना सीख लेते हैं। ब्लेड और अर्नेस्ट उनके साथ राइड पर जाते हैं। अर्नेस्ट अपने बर्ड को कंट्रोल नहीं कर पाता और पूरे शहर में घूमने लगती है, जबकि ब्लेड परफेक्टली कंट्रोल में होता है। कू भी उनके साथ उड़ने लगती है और उन दोनों के पेरेंट्स बर्ड उन्हें टावर से देखते रहते हैं। ब्लेड हंसकर कहता है, लगता है मैंने दो और नए दोस्त बना लिए, कितनी अच्छी बात है। कुछ दिनों बाद एकेडमी का नया वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग फैकल्टी अरेना फाइनली कंप्लीट हो जाता है। सभी स्टूडेंट को टेस्ट के लिए भेजा जाता है और इस बार उन्हें पबजी स्टाइल बैटल रॉयल खेलना पड़ेगा, पर ये सब रियल फील के साथ होगा। ब्लेड अकेले एक अंधेरे कैसल में घुसता है। उसकी तलवार वर्चुअल खून से रंगी हुई होती है। वो ऑलरेडी अपने सब दोस्तों को हरा चुका होता है। हर जगह सिर्फ उसके कदमों की आहट गूंज रही होती है और तभी उसका सामना होता है सोफी से। सोफी गुस्से में कहती है वो हमेशा से चाहती थी कि ब्लेड से वो बिना रोक टोक लड़ सके, बिना अपनी पावर कंट्रोल किए। वो जानना चाहती है क्या वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर ब्लेड को हरा सकती है। ब्लेड शांत स्वर में कहता है, चाहो तो ट्राई कर लो, देख लो क्या होता है आगे। सोफी बिना देर किए चार्ज करती है और अपनी स्पेशल एबिलिटी यूज करके वक्त का फ्लो रोक देती है। टाइम रुकते ही वो ब्लेड के क्रिटिकल ऑर्गन पर एक के बाद एक पावरफुल पंचेस लगाती है। पर जैसे ही वक्त नॉर्मल फ्लो में आता है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि ब्लेड को जरा भी डैमेज नहीं हुआ होता। ब्लेड उसका गला पकड़ लेता है और उसे दीवार से चिपका देता है और अपना वो टेक्निक डीएक्टिवेट करता है जिसने लड़ाई शुरू होने से पहले ही एक्टिवेट किया था, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह सख्त बन गया था। और सोफी से कहता है, इसलिए तुम्हारे अटैक का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। फिर ब्लेड उसे तलवार से मार देता है। सोफी नीचे गिरती है, उसका वर्चुअल बॉडी डस्ट में बिखर जाता है। ब्लेड थोड़ा थक गया होता है और कंप्लेंट करता है कि रिटायरमेंट के बाद उसे ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। वो किंग को चिल्लाकर कहता है कि इस विचक्राफ्ट को अब बंद करे। किंग एक छोटी सी स्क्रीन पर पॉप आउट होता है और हंसी के साथ बताता है कि ये सब वर्चुअल रियलिटी है और यहाँ किसी को भी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो कहता है, जितने भी लोग ब्लेड ने अब तक मार गिराए थे वो सब डिसइंट्रीगेट होकर VR से लॉग आउट हो जाते हैं। दूसरी तरफ कू और माओ अपने आपस में फुल पावर के साथ लड़ रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को मार गिराते हैं और लॉग आउट हो जाते हैं। किंग खुशी से अनाउंस करता है कि अब ये एक लास्ट मैन स्टैंडिंग फाइट है। ब्लेड इरिटेट होके कहता है, ये जगह इतनी रियलिस्टिक है कि अगर कोई पागल इसे रियल दुनिया समझ ले तो वो बाहर जाकर लोगों पर अटैक कर सकता है, क्योंकि वो पगलेट जो हो चुका होगा। किंग हंसते हुए बोलता है, ऐसा होने वो नहीं देगा कभी, और एक लीवर खींचता है जिससे अचानक गेम का थीम पबजी से बदलकर फेरी टेल स्टोरी जैसा हो जाता है। किंग डिक्लेयर करता है कि जो लास्ट तक बचेगा उसे VR फैकल्टी अपने हिसाब से यूज करने का राइट मिलेगा। ब्लेड थोड़ा सांस भरता है और अपने कैंडी कॉटेज से बाहर निकलता है। तभी लियोनार्ड अर्नेस्ट पर चार्ज करता है, पर अर्नेस्ट तो बिल्कुल ही अलग लग रही होती है, जैसे उसके अंदर सारे सीरियल किलर काट के डाल दिए गए हों। वो लियोनार्ड को बड़े ही ब्रूटल तरीके से तोड़ देती है। उसके चेहरे पर एक पागलपंती भरी स्माइल होती है। वो अपनी तलवार को चाट के हंसी के साथ कहती है, अब मैं ब्लेड को मारने जाऊंगी क्योंकि वही मेरा असली टारगेट है। ब्लेड दूर से अपने दोस्तों को देखता है जो टैग टीम मैच खेल रहे होते हैं। क्लेयर और जैसिका लड़कों से लड़ रही होती है जो कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो कभी नल्ली लड़कियों से नहीं हार सकते, पर इस बार लड़कियां उन्हें ऑफ गार्ड ले लेती हैं और एक एक करके दोनों को हरा देती हैं। जैसे ही वो अपनी जीत सेलिब्रेट करते
करते हैं अर्नेस्ट आ जाती है। वो लड़कियों को इग्नोर करके सीधा ब्लेड के पास जाती है और कहती है कि उसे नहीं पता कि मारने में इतना मजा हुई कभी आ सकता है, इसलिए वो ब्लेड को मारना चाहती है। ये सुन के ब्लेड सीरियस हो जाता है और याद दिलाता है कि उसने एक बार प्रॉमिस किया था कि वो अगर अर्नेस्ट कभी बर्जरकर हो गई तो वो उसे रोकेगा। लगता आज वही दिन आ गया है। अर्नेस्ट ब्लेड अपनी तलवार घुमाकर हजारों विंड ब्लेड क्रिएट करता है। अर्नेस्ट उसके पास पहुंच भी नहीं पाती और हार जाती है। ब्लेड जीत जाता है और लॉग आउट करता है। बाहर सब उसके आसपास जमा होते हैं। किंग हंसता है और कहता है कि सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा उसने प्रिडिक्ट किया था। अर्नेस्ट कॉर्नर में बैठकर रोते हुए कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो इतना कंट्रोल खो बैठ सकती है कभी अपने ऊपर से। ब्लेड कैजुअली कहता है कि वो सच में बहुत क्रीपी लग रही थी। ये सुनकर अर्नेस्ट गुस्सा हो जाती है। किंग खुद को कॉम्प्लीमेंट देता है कि उसने कितना ब्रिलियंट आइडिया सोचा। अर्नेस्ट उस पर चिल्लाती है कि उसके ब्रिलियंट आइडिया ने उनकी ऐसी की तैसी कर दी। इसी बीच ब्लेड अपने रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए वीआर कंट्रोलर के पास जाता है। वो सबसे पावरफुल मॉन्स्टर का डाटा इनपुट करता है। किंग थोड़ा टेंशन में कहता है शायद उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन ब्लेड किंग को उस नए वीआर में प्लग इन कर देता है अपने दोस्तों की तरफ से रिवेंज लेने के लिए। किंग नींद में होता है जब ब्लेड असिस्टेंट से कहता है कि उसे बार बार रीस्पॉन करते रहना चाहिए, चाहे वो जितनी बार भी क्यों न मर जाए। किंग आंख खोलते ही मॉन्स्टर से घिरा होता है और समझ जाता है कि उसका काम अब तमाम होने वाला है। बाद में सब लोग लंच कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों बॉयज उदास बैठे होते हैं। अर्नेस्ट पूछती है क्या हुआ। ब्लेड बताता है कि उसने उनका फाइट लाइव देखा था और लड़की अब काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है। लड़के केयरलेस थे इसलिए हारे गए। ये सुनकर दोनों लड़के बिना खाए वहां से चले जाते हैं। ब्लेड सोचता है कि उनके लिए ये एक्सपीरियंस जरूरी था, नहीं तो वो कभी अपने आप को पावरफुल नहीं बना पाते। फिर रात में ब्लेड उनसे बात करने जाता है। पूछता है कि बस एक डिफीट से इतना क्यों परेशान हो रहे हैं वो दोनों। वो कहते हैं कि वो किसी और से हार जाते तो चलेगा, पर क्लेयर और जेसिका से नहीं। फिर वो कन्फेस करते हैं कि उन्हें जेसिका और क्लेयर पसंद है, इसलिए उनसे हारना उन्हें मंजूर नहीं है। ब्लेड को कर्स और रोमांटिक लव का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। तभी को आती है और कहती है कि अगर इतनी प्रॉब्लम है तो स्ट्रॉन्ग बन जाओ, क्योंकि लड़कियां हमेशा स्ट्रॉन्ग अल्फा मेल को पसंद करती हैं, ना कि नल्ले नकारे को। दोनों लड़के सोचते हैं कि वो सही कह रही है और डिसाइड करते हैं कि वो ब्लेड से ट्रेनिंग लेंगे। दूसरी तरफ गर्ल्स नाइट आउट में क्लेयर और जेसिका डिस्कस कर रही होती है कि लड़के उनसे दूर क्यों भाग रहे हैं हारने के बाद। क्लेयर सजेस्ट करती है कि अगली बार उन्हें जानबूझकर हार जाना चाहिए ताकि वो खुश हो जाए। सब इस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि इससे लड़कों की ईगो और ज्यादा टूट जाएगी। तभी को आती और कहती है कि लड़कियों को और स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए ताकि वो उन पर फिदा हो जाए, लेकिन क्लेयर और जेसिका को लड़कों को पटाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बताओ लड़के यहाँ पे फ्रेंड जोन हो गए। अगले दिन ब्लेड दोनों बॉयज की इंटेंस ट्रेनिंग शुरू कर देता है। फाइनली रीमैच का दिन आ जाता है। सब लोग वीआर गेम में लॉग इन करते हैं। बॉयज कसम खाते हैं कि इस बार वो जीतेंगे और अपने दिल की बात कहेंगे। सब लोग देखने के लिए जमा होते हैं कि आगे क्या होता है। ब्लेड और अर्नेस्ट रेफरी बनते हैं। मैच स्टार्ट होता है। क्लेयर और जेसिका अटैक करते हैं, पर लड़के उनके अटैक डिफ्लेक्ट करके अपने स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करते हैं। अर्नेस्ट हैरान होकर पूछती है क्या ब्लेड ने उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करना सिखाया। ब्लेड कहता है कि मैंने बस उन्हें याद दिलाया कि वो हमेशा से स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर सकते थे, बस करते नहीं थे। फाइट में एक लड़का विंड मैजिक से जेसिका को पीछे धकेल देता है। दूसरा फिनिशिंग मूव लगाने जाता है, पर जेसिका फायर मैजिक से उन्हें रोक देती है। ब्लेड अर्नेस्ट से पूछता है क्या लड़कियों को फायर मैजिक उसने सिखाया। अर्नेस्ट कहते हैं कि सब लड़कियों ने मिलकर सिखाया, उसने अकेले नहीं। फाइट में क्लेयर अपनी हैवी मेज से एक लड़के को हरा देती है। जेसिका अपने क्रश को फ्रीज करके थंडर बोल्ट से लाइटली हिट करती है और वो हार मान के लॉग आउट हो जाता है। नल्ला कहीं का। सब लोग लॉग आउट मार के मिलते हैं बाहर। बॉयज हाथ मिलाते और कहते हैं कि अगली बार वो और स्ट्रॉन्ग बनकर लौटेंगे। क्लेयर और जेसिका रिवील करते हैं कि उनको सभी लड़कियों ने मिलकर ट्रेन किया था। बॉयज कंप्लेन करते हैं कि ये अनफेयर है। अर्नेस्ट गुस्से में आ जाती है और कहती है कि उन्होंने भी तो सुपर ह्यूमन ब्लेड से ट्रेनिंग ली थी, और जब उसे पता चला है कि वो दोनों लड़के जीतने के बाद लड़कियों से अपने प्यार का इजहार करने वाले थे, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें अपने प्यार का इजहार तभी करना है जब तुम लड़कियों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये क्या बात
हुई। फिर अर्नेस्ट ब्लेड की तरफ देखती है जो अभी भी कुछ समझा नहीं होता और रोने लगती है कि ये सब बहुत अनफेयर है उसके साथ। सीधा मतलब ये है कि अर्नेस्ट को ब्लेड से प्यार हो गया है, पर वो ब्लेड इतना नादान है कि ये बात उसे समझ ही नहीं आ रही। इस सब के कुछ दिन बाद अकेडमी के कैंपस में लड़कियों को एक छोटा सा प्यारा सा लिविंग रोबोट मिलता है। सब उसके पास आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। अर्नेस्ट हैरान होती है कि ये क्या चीज है और यहाँ क्यों आई है। तभी रोबोट अचानक ब्लेड की इमेज प्रोजेक्ट करता है। दूसरी तरफ ब्लेड अपनी ऑरा ट्रेनिंग में व्यस्त होता है। जैसे ही वो उस पर जंप करती है उसकी ऑरा के झटके से वो पीछे गिर जाती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है। ब्लेड शांत स्वर में कहता है कि वो अपना शरीर और अपने ऑरा को मजबूत बना रहा है ताकि वो अपनी असली पावर ज्यादा समय तक यूज कर सके। तभी लड़कियां उस रोबोट के साथ वहाँ आ जाती हैं और ब्लेड जैसे ही रोबोट देखता है वो उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से रोबोट टूट जाता है और अर्नेस्ट गुस्से में चिल्लाती है कि बताओ ब्लेड ने उनका नया दोस्त तोड़ दिया। छी। रोबोट को टूटा हुआ देख बाकी लड़कियां भी दुखी हो जाती हैं। ब्लेड शांत स्वर में कहता है ये कोई सिंपल रोबोट नहीं बल्कि एक गार्डियन है जो चाहे जितनी बार भी तोड़ दे अपने आप को रिजनरेट कर ही लेता है। उसे हैरानी होती है कि ये गार्डियन यहाँ क्या कर रहा है। तभी रोबोट अर्नेस्ट को स्कैन करता है और अपने सिस्टम को अपडेट करता है। फिर सबके सामने रोबोट एक सुंदर साइबोर्ग लड़की में बदल जाता है। सब उसे देखते रह जाते हैं। साइबोर्ग लड़की ब्लेड से पूछती है अब क्या वो उसे पसंद आई। वो कहती है कि उसने अपने आप को ऐसे प्रोग्राम किया है ताकि ब्लेड उसे पसंद करे और उसकी रक्षा करे। ब्लेड को गुस्सा आता है और वो पूछता है कि वो असल में है कौन। जवाब देने के बजाय साइबोर्ग अटैक चार्ज करती है पर ब्लेड तुरंत रिएक्ट करता है और अपने स्पेशल मूव की बारिश कर देता है। साइबोर्ग पूरी तरह से तोड़ दी जाती है। अर्नेस्ट उस पर फिर से चिल्लाती है कि उसने एक लड़की को चोट पहुंचाई। ब्लेड समझाता है कि वो दोबारा बन जाएगी, टेंशन नहीं लो और ये अच्छी बात नहीं है कि वो बार बार बने। जैसे वो कहता है साइबोर्ग फिर से ठीक हो जाती है। इस बार ब्लेड उसे खत्म करने जाता है लेकिन अर्नेस्ट उसे रोक लेती है। साइबोर्ग उठकर कहती है कि उसे ऑर्डर मिला है ब्लेड को एलिमिनेट करने का और अभी वो सिर्फ डाटा कलेक्ट कर रही है कि वो कैसे ब्लेड को एलिमिनेट करे। क्लेयर उसके पास आकर पूछती है क्या वो उनकी क्लास ज्वाइन करेगी। साइबोर्ग मना कर देती है और कहती है कि वो ऐसे प्रोग्राम नहीं है। साथ में वो ये भी कहती है अगर क्लेयर रास्ते में आई तो वो उसे भी एलिमिनेट कर देगी। क्लेयर बिना डरे कहती है वो नई चीजें सीख सकती है। उसके सीने पर लिखे कोड को पढ़कर क्लेयर उसका नाम इयोना रख देती है। क्लेयर इयोना को कहती है वो उनके साथ पढ़ाई करे ताकि वो ब्लेड को हराने का प्लान बना सके। इयोना हाथ मिलाकर राजी हो जाती है इस बात के लिए। थोड़ी देर बाद सब मीटिंग में बैठकर ब्लेड को हराने का प्लान बनाते हैं। ब्लेड भी ऑडियंस में बैठा होता है। अर्नेस्ट इयोना से पूछते है वो ब्लेड को क्यों मारना चाहती है। इयोना कहती है ब्लेड ने उसके घर में घुसकर उसके शरीर को तोड़ा था, वो भी बहुत बार। ये सुन के लड़कियां ब्लेड को एज ग्रेट थर्ड का टैग दे देती हैं। ब्लेड समझाता है कि वो सिर्फ लाइब्रेरी गार्ड रोबोट से लड़ रहा था ताकि वो कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ले सके। अर्नेस्ट पूछती है कि कौन सी इंफॉर्मेशन। ब्लेड बताता है कि वो फॉरवर्डन लाइब्रेरी में गया था एस्मोडियस नाम के डीमन के बारे में ज्ञान लेने। अर्नेस्ट शर्मा जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ब्लेड ने ये सब उसके लिए किया था, लेकिन इयोना कहती है कि वो पहले भी उसके एरिया में घुस चुका है और कई बार उसे तोड़ चुका है। ये सब सुन के ब्लेड दुखी होकर रूम से बाहर चला जाता है। बाहर सोफी उसे टेंशन लेने से मना करती है। ब्लेड कहता है जब वो सिर्फ हीरो था तभी वो लाइब्रेरी में घुसा था और वो भी बहुत जरूरी काम के लिए। वो कहता है कि गार्डियन के असली स्पिरिट अलग जगह स्टोर होते हैं इसलिए उनकी बॉडी तोड़ने से वो कभी नहीं मरते। क्लास में एलिजा कहती है कि इयोना कभी ब्लेड को नहीं हरा पाएगी क्योंकि ब्लेड उस पर फुल पावर से अटैक करता है और हर बार वो रिजनरेट हो जाती है, इसलिए ब्लेड को उसके मरने से फर्क ही नहीं पड़ता। एल्जा आगे कहती है इयोना ने लड़की का रूप इसलिए लिया था ताकि ब्लेड हेजिटेट करे उसे मारने पर। सबको इयोना क्यूट लगने लगती है ये जानकर। तब एल्जा एक प्लान बनाती है कि इयोना की सोल को अपनी बॉडी में इंस्टॉल करे ताकि ब्लेड अटैक ना कर पाए, जिससे वो उससे जीत सकती है। अगले दिन अरीना में फाइट होती है। ब्लेड इयोना को तोड़ने के लिए तैयार होता है लेकिन इयोना कहती है अब उसका कनेक्शन सर्वर से कट गया है और अगर उसकी बॉडी अब डिस्ट्रॉय हुई तो वो फिर कभी अपने आप को रिजनरेट नहीं कर पाएगी। ब्लेड हैरान हो जाता है और तब इयोना पूरी पावर से उस पर हमला कर देती है। उसके मुक्कों के झटके से ब्लेड दीवार में टकरा जाता है।
इयोना उससे चाहती है कि वो फुल पावर से फाइट करे। ब्लेड स्पेशल मूव यूज करने वाला होता है, लेकिन फिर समझ जाता है कि इयोना इस अटैक से सच में मर सकती है, इसलिए वो अपनी तलवार गिरा देता है और हल्के विंड प्रेशर से अटैक करता है, जो काफी नहीं होता उसको हराने के लिए। इयोना चांस देकर उस पर पीछे से 100 पंचेस का कॉम्बो लगाती है और उसे जमीन पर पिन कर देती है। अरीना का फ्लोर टूट जाता है। सब हैरान होते हैं कि इयोना जीत रही है। ब्लेड हार मान लेता है और स्कूल इयोना की जीत पर चीयर करता है। बाद में सब कैफेटेरिया में जाते हैं। इयोना खाना खाने में स्ट्रगल करती है। वो कहती है कि वो खाना एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन खाने का मन उसका अभी नहीं कर रहा है। एल्जा कहती है कि ब्लेड को हराकर उसका मोटिवेशन हमेशा के लिए खत्म हो गया है। क्लैरो से समझाती है कि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करे क्योंकि वो उसके दोस्त है। इयोना कहती है कि पहले वो अपने मदर सिस्टम से नई क्वेस्ट लेती थी, लेकिन अब उसने सर्वर से कनेक्ट किया तो मदर ने बात करने से ही मना कर दिया और उसे हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। इयोना आगे कहती है कि बिना मास्टर के वो इनसिक्योर फील करती है और ब्लेड से अपना नया मास्टर बनने का अनुरोध करती है। ब्लेड पहले मना कर देता है, लेकिन जब वो कहती है कि बिना मास्टर के वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी तो सब घबरा जाते हैं। एल्जा सिस्टम चेक करता है उसका और कहता है कि उसके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। ब्लेड मजबूरन में मास्टर बन जाता है ताकि वो ना फटे। अगले दिन गार्डन में ब्लेड कूक के साथ खेल रहा होता है। तब इयोना मेड कॉस्ट्यूम में खाना लेकर आती है। ब्लेड कहता है कि ये ड्रेस जरूरी नहीं है। ब्लेड आगे कहता है कि इयोना के आ जाने से उसकी अपनी फ्रीडम हमेशा के लिए खत्म हो गई है। तभी सोफी आ जाती है और उस बात से सहमत होती है। सोफी जेलस होती है कि इयोना ने उसकी जगह ले ली क्योंकि वो इमोशनलेस थी, और इयोना के आ जाने से अब यहाँ 2 इमोशनलेस लोग हो गए हैं। इसी वजह से दोनों लड़कियां लड़ने लगती हैं और डिसाइड करते हैं कि कंपटीशन होगा कौन ज्यादा सूटेबल है ब्लेड की सेवा के लिए। अगले दिन सोफी कैट ईयर में आती है और इयोना बनी ईयर में। ब्लेड इस सब से तंग आ जाता है। दोनों एक दूसरे से हर चीज में कंपटीशन करते हैं, लेकिन ब्लेड उन्हें रोक देता है। वो उसके साथ फिर बाथ हाउस भी चली जाती है और रात में उसके सोते वक्त भी उसे देखती रहती है। धीरे धीरे सोफी और इयोना समझ जाते हैं कि वो कभी फाइनल डिसीजन नहीं ले पाएंगी। इयोना खुश है कि ये राइवलरी हमेशा चलती रहेगी ताकि वो अपने फ्रेंड के साथ रह सके। इयोना आगे कहते हैं कि पहले वो लाइब्रेरी में अकेली होती थी और ब्लेड ही था जो उससे मिलने आया था। सोफी भी कहती है कि ब्लेड नहीं उसे दुनिया से जोड़ा है और इस बात पर दोनों दोस्ती कर लेती है। ब्लेड ये सब सुनकर खुश होता है। कुछ दिनों बाद लंच में ब्लेड को इयोना में कुछ गड़बड़ लगती है। वो उसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट काउंटर चेक करता, पता चलता है कि वो अभी भी चल रहा है और सिर्फ 20 घंटे बचे होते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने पर। ब्लेड पूछता है कि इयोना आखिर चाहती क्या है। इयोना कहती है कि वो सबके साथ रहना चाहती है और फिर अकेली जगह जाकर खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगी जिससे कोई हार्म नहीं होगा। सब मिलकर उसके लिए फेयरवेल पार्टी रखते हैं। सोफी कहती है कि वो मजे करे, सब शो एंजॉय करते हैं और इयोना भी खुश होती है, लेकिन ब्लेड पार्टी में नहीं होता। जब सिर्फ 1 मिनट बचे होते हैं तो इयोना अरीना में जाकर बैरियर बनाती है ताकि किसी को चोट ना लगे। वो सबको धन्यवाद देती है और कहती है कि अब उसे लगता है कि वो भी इंसान बन गई है। काउंटडाउन जैसे ही 0 पर आते तो वो रोकर कहती है कि मुझे तुम लोग कभी नहीं भूलना। सब एक्सप्लोजन का इंतजार करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। तभी जमीन पड़कर ब्लेड निकलता है। अर्नेस्ट पूछते है कि वो कहाँ था। ब्लेड कहता है कि वो मदर सिस्टम के पास गया था और मैंने उन्हें मना लिया कि वो इयोना को वापस अपने आप से कनेक्ट कर ले। तभी इयोना बताती है कि उसका कनेक्शन फिर से रिस्टोर हो गया है मदर सिस्टम के साथ और अब वो नहीं फटेगी। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और इयोना तो खुशी के मारे रो पड़ती है और ब्लेड को जोर से गले लगा लेती है। कुछ दिन बाद अकेडमी के स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा बैटल रॉयल होता है, लेकिन पूरी शक्ति लड़ाने के बाद भी ब्लेड से वो सभी जीत नहीं पाते। सभी गिर चुके होते हैं, सिर्फ लियोनार्ड बचा होता है। लियोनार्ड अपनी आंखों में जज्बा लेकर हरा होता है और सोचता है कि वो इतनी आसानी से नहीं हारेगा। वो अपनी शील्ड एक्टिवेट करता है ताकि ब्लेड के अटैक को रोक सके और अपनी ड्रिल लैंस चार्ज करना शुरू करता है। सारे स्टूडेंट उसके लिए चेयर कर रहे होते हैं, लेकिन अर्नेस्ट को उस पर ज्यादा भरोसा नहीं होता। वो सोच रही होती है ये लड़का आखिरकार अभी तक बचा कैसे रह गया। लियोनार्ड अर्नेस्ट की बात को सुनकर थोड़ा टूट जाता है, लेकिन मारिया और दूसरे दोस्तों की चेयरिंग उसे फिर से हिम्मत जगाती है। वो अपने पूरे दम के साथ ब्लेड पर चार्ज करता है, लेकिन
ब्लेड आसानी से उसका अटैक डॉज करके उसे पल भर में हरा देता है। अरीना में सब निराश होते हैं और चले जाते हैं, लेकिन लियोनार्ड उदास नहीं होता। मैच खत्म होते ही अर्नेस्ट खाना खाने के लिए भाग जाती है और लियोनार्ड अपने अंदर बिखरने लगता है। तब ब्लेड उसके पास आता है और उसे अपना हाथ देता है खड़े होने के लिए। लियोनार्ड हंसता है, लेकिन उसकी हंसी में उदासी होती है क्योंकि वो समझ गया होता है कि उसके और ब्लेड के बीच बहुत बड़ा फर्क है। मारिया दूर से ये सब देखती है और उसका मन बेचैन हो जाता है। रात को लियोनार्ड सोचता है कि वो ब्लेड को हरा नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो अर्नेस्ट का दिल जीतने के लिए उससे लड़ना चाहता है। ये सोचकर वो तुरंत अपनी लैंसिंग की रिपेयर शुरू कर देता है। अगले दिन जब वो पार्क में आराम कर रहा होता है, तब मारिया उसके पास आती है। वो उससे कहती है कि कब तक वो हारने के बाद ऐसे बेवकूफों की तरह हंसता रहेगा। लियोनार्ड कहता है कि वो नहीं समझ पाएगी वो ऐसा क्यों कर रहा है। मारिया गुस्से में कहती है कि हमेशा ब्लेड के पीछे रहना परेशान करने वाला होता है। वो चाहती है कि एक दिन वो ब्लेड के बराबर खड़ी हो सके अपनी रियल एबिलिटी के बल पर। लियोनार्ड थोड़ा शर्माकर पूछता है कि क्यों मारिया को ब्लेड पसंद है। मारिया घबरा के कहती है कि वो तो सिर्फ एक प्रतिद्वंदी की तरह बात कर रही और कुछ नहीं। लियोनार्ड ये सुनकर खुश होता और कहता है कि अब उसे अपने आप पर थोड़ा और विश्वास आ गया है। मारिया माफी मांगती है कि उसने उसके पर्सनल मामलों में हस्तक्षेप किया, लेकिन वो कहती है कि उसे लियोनार्ड का अपने आप को नीचे दिखाना पसंद नहीं आया। लियोनार्ड उसका धन्यवाद करता है और कसम खाता है कि वो ब्लेड को हरा के अर्नेस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा। तभी एलिजा अचानक आ जाती है और कहती है कि चाहे वो जितनी भी उम्मीदें रखे, उसके लिए ब्लेड को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन वो कहती है कि वो उनकी मदद करेगी एक ऐसी योजना बनाने में जिससे वो ब्लेड को हरा पाए, चाहे उनकी पावर में कितना भयंकर क्यों ना हो। जल्दी ब्लेड के सब दोस्तों की एक कम्युनिटी बनती है जिसका लीडर लियोनार्ड बनता है। वो सबको एड्रेस करता है कि चाहे हर किसी का रीजन अलग हो, लेकिन सबके दिल में कहीं ना कहीं ब्लेड को हराने की इच्छा तो है। सोफी और योना ऐसे इनकार करते हुए कहते हैं कि वो तो ब्लेड की खुशी में खुश है। ये सुनकर लियोनार्ड थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन फिर वो पूछता है कि किसी के पास कोई प्लान है क्या ब्लेड को हराने का। जेसिका कहती है उसके सोते वक्त हमला करना चाहिए। क्लैर सुझाव देती है कि हम उसे पॉइजन कर देना चाहिए। सबको ये बात गलत लगती है, लेकिन एलिजा कहती है कि ये सब गलत नहीं है। वो ब्लेड को आर्मर टाइटन से कंपेयर करती है और कहती है कि उन्हें हर चालाकी का उपयोग करना चाहिए उसको हराने के लिए। अर्नेस्ट कहती है कि वो अटैक टाइटन बनकर ब्लेड को सीधे सामने से चैलेंज करेगी, चाहे वो उससे हर हथियार से मारे जिसे वो चलाना पसंद नहीं करती। इस बात से क्लियर सहमत नहीं होती। लियोनार्ड बीच में बोलता है कि हर किसी के अलग अलग प्लान है और उन्हें सब ट्राई करना चाहिए। इसी के साथ वो घोषणा करता है कि अब उनका ब्लेड के खिलाफ युद्ध शुरू होता है उसे हराने का। अगले दिन अर्नेस्ट ब्लेड को लैंस डुएल के लिए चैलेंज करती है। वो लियोनार्ड का लैंस यूज करती है और सोचती है कि इस बार वो उसे हरा देगी, लेकिन ब्लेड आसानी से लैंस ही तोड़ देता है। लियोनार्ड लोड़ते हुए उसके टुकड़े उठाता है। जेसिका कहती है कि अब वो ट्राई करेगी। रात में वो ब्लेड के कमरे में घुस जाती है, लेकिन इयोना पहले से गार्ड कर रही होती है उस पर और उसे अटैक करके रोक देती है। अगले दिन जेसिका गुस्सा करके पूछती है क्या इयोना उसकी टीम पर है या हमारी। इयोना कहती है कि वो अपने मास्टर की रक्षा करने के लिए ऑटोमेटिकली प्रोग्राम है, तो वो कुछ नहीं कर सकती इस बारे में। इसके बाद लियोनार्ड अपने फिर से ब्लेड को चैलेंज करता है, लेकिन ब्लेड कहता है कि उसका लेंस लड़ने लायक नहीं है। लेकिन लियोनार्ड नहीं मानता और अपने लेंस को एक्टिवेट करता है जो तुरंत ही टूट जाता है। मारिया कहती है कि वो अपनी बारी लेगी। लंच ब्रेक में वो ट्रांसफॉर्म होकर ब्लेड पर हमला करने आती है, लेकिन ब्लेड उसे नोटिस भी नहीं कर पाता और वो हारी जाती है। दो लड़के मिलकर ब्लेड पर हमला करने का फैसला करते हैं, लेकिन वो फाइट शुरू होते ही हार मान लेते हैं। वो अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लेड उसे खाना खिलाने लगता है तो वो भी हार मान लेती है। मारिया ब्लेड पर वेट फेंकती है, लेकिन वो आसानी से पकड़ लेता है। अर्नेस्ट ब्लेड को रॉक पेपर सीजर के लिए चैलेंज करती है, लेकिन ब्लेड हर राउंड जीत जाता है जब तक अर्नेस्ट अपने हाथ के चोट के कारण रिटायर नहीं हो जाती। इतना सब करने के बाद भी ब्लेड को न हराने पर अर्नेस्ट दुखी हो जाती है और वो चाहती है कि उनके पास कोई ना कोई तरीका तो हो जिससे वो ब्लेड को हरा पाए। वो कहती है कि उन्हें और गंदे तरीके ढूंढने पड़ेंगे। लियोनार्ड इस बात से खुश नहीं होता और कहता है कि उन्हें ब्लेड को सीधे हराने के बजाय अपने आप को मजबूत बनाने में ध्यान देना चाहिए ताकि वो सभी उसका सामना कर सके। अर्नेस्ट उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि वो कुछ भी करेगी ताकि ब्लेड हार स्वीकार कर ले। उसके दोस्तों को एक विचार आता
आते हैं। उन्हें याद आता है कि ब्लेड ने इयोना के वक्त तब हारा था जब सिचुएशन अलग थी, क्योंकि वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वो सोचते हैं कि अगर उनके पास एक हॉस्टेज हो तो ब्लेड अपनी पूरी शक्ति से नहीं लड़ेगा। लियोनार्ड पहले इससे इनकार करता है, लेकिन अर्नेस्ट उसे पकड़कर कहती है कि उन्हें जो भी करना पड़े करेंगे, इसलिए लियोनार्ड मजबूरन मान जाता है। अगले दिन जब डॉक्टर उन्हें ह्यूमन बॉडी के वीक पॉइंट पढ़ा रही होती है तो वो देखते हैं कि लियोनार्ड और दो लड़के गायब हैं। अर्नेस्ट और लड़कियां ध्यान हटाने की कोशिश करती हैं। थोड़ी देर बाद लड़के चीप हैलोवीन मास्क पहनकर क्लास में घुसते हैं। अर्नेस्ट चिल्लाती है, ये लोग तो गुंडे लोग हैं, लेकिन ब्लेड नहीं समझ पाता है कि इसका मतलब क्या है। सोफी समझाती है कि ये वो लोग होते हैं जो वायलेंस से अपना गोल अचीव करते हैं, लेकिन ब्लेड को फिर भी समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। फिर गुंडे डॉक्टर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि वो सब जो इस मामले में शामिल नहीं है वो निकल जाए। ब्लेड कुको उठाता है और बाहर जाने लगता है, लेकिन अर्नेस्ट उसे रोक कर कहती है कि डॉक्टर को बचाओ, छोड़ के कहाँ जा रहे हो। डॉक्टर चिल्लाते हैं कि ब्लेड मुझे बचा लो। ये देखकर सब लड़कियां जलन से भर उठती हैं, क्योंकि वो भी चाहती हैं कि ब्लेड उन्हें बचाए, इसलिए सब फिर गुंडे के पास भागते और कहते हैं कि हमें हॉस्टेज बनाओ। और ये सब देखकर ब्लेड सिर्फ हैरान होता है, लेकिन तब तक डॉक्टर बाहर निकल जाते और कहते हैं कि अपना ड्रामा तुम लोग खुद ही एंजॉय करो, मैं निकली। आखिर में वो सब लड़कियों को ही हॉस्टेज बनाने का फैसला करते हैं। अर्नेस्ट ब्लेड से कहती है कि उन्हें बचाए, लेकिन ब्लेड को हॉस्टेज का मतलब भी पता नहीं होता। वो कू से पूछता है और वो कहती है कि शायद ये गुंडे लड़कियों को खा जाएंगे। अर्नेस्ट गुस्से में ब्लेड को गाली देते और कहते हैं कि हमें बचाओ। ब्लेड पूछता है कि लियोनार्ड और बाकी दोनों लड़के ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सुन के सब शॉक होते हैं कि ब्लेड उन्हें पहचान गया और मास्क फेंक देते हैं। लियोनार्ड सच बताता है कि उन्हें पता है कि ब्लेड हॉस्टेज के सामने कमजोर पड़ता है। लियोनार्ड अर्नेस्ट की गर्दन पर तलवार रख देता और कहता है कि अगर ब्लेड ने सरेंडर नहीं किया तो वो उसे मार देगा। सब ब्लेड से कहते हैं कि हार मान लो, लेकिन वो बस अपनी तलवार घुमाता है और सिर्फ हवा के प्रेशर से लियोनार्ड की तलवार और उसके कपड़े तोड़ देता है। अर्नेस्ट गुस्से में कहते हैं कि वो अब सीधा अटैक करेगी। वो अपनी फायर डीमन मोड में ट्रांसफॉर्म होती है और सब मिलकर ब्लेड पर हमला करते हैं, लेकिन उनके कंबाइंड अटैक का ब्लेड पर कोई असर नहीं पड़ता और वो सबको तुरंत हरा देता है। फिर ब्लेड पूछता है ये सब ड्रामा क्या था। वो सोचता है कि बस कोई लाइव एक्शन रोल प्ले कर रहे थे और हंसते हुए पूछता है क्या मैंने अपना रोल अच्छे से निभाया, अगर नहीं निभाया तो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। कुछ दिन बाद अकेडमी के कैफेटेरिया में ब्लेड और अर्नेस्ट एक लड़की को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते देखते हैं। ब्लेड मुस्कुराता है क्योंकि उसे अपना कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया होता। अर्नेस्ट सोचते है कि ब्लेड का भी बर्थडे मनाना चाहिए, पर उसे डेट ही नहीं पता। वो तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है। डायोम बताती है कि उन्हें ब्लेड की असल एज नहीं पता, बस इतना पता है कि किंग ने उन्हें कब पाया था और वो अगले महीने का एक दिन है। सोफी बताती है कि ब्लेड का नाम ब्लेड इसलिए है क्योंकि जब वो मिला था तो उसके हाथ में ब्लेड थी। ये सुन के सब हंस पड़ते हैं और किंग के नेमिंग सेंस का मजाक बनाते हैं। अर्नेस्ट सोचती है कि ब्लेड को क्या गिफ्ट करें, बस इतना पता है कि उसे करी बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी वहाँ किंग खुद आता है और बताता है कि कड़ी देना बहुत बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन इस बार स्पेशल कड़ी बनानी होगी। अगले दिन किंग स्टूडेंट को एक स्पेशल मिशन पर ले जाता है। वो बताता है कि अब वो रॉयल पेंट्री जाएंगे और ये उनके करिकुलम का एक हिस्सा है जिसमें उन्हें कुक करना होगा और खुद डिलीशियस खाना खाना होगा। जैसे ही पेंट्री का गेट खुलता है सब एक घने जंगल में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। गेट बंद हो जाता है और किंग अनाउंस करता है कि जब तक वो 11 बिलियन कैलोरीज कंज्यूम नहीं करते तब तक गेट वापस नहीं खुलेगा। ब्लेड समझता है कि ये सर्वाइवर चैलेंज है। कू तुरंत बोलती है कि जंगल में हर जगह इंग्रेडिएंट की खुशबू आ रही है डैडी। किंग कहता है कि सही कहा, इस पेंट्री में नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ डेंजरस बीस्ट भी हैं जिन्हें मार के खाना होगा। ब्लेड सोचता है ये स्टूडेंट के लिए बहुत हार्ड होगा, पर अर्नेस्ट तैयार है और सबको लीड करती है लड़ने के लिए। कैंप सेट होता है। जेसिका एक मॉन्स्टर को ट्रैप में ल्योर करने की कोशिश करती है। लियोनार्ड, क्लैर और मारिया रेडी होते हैं उसे मारने के लिए, पर जैसे ही बीस्ट क्लैर को देखता है उसके पीछे पड़ जाता है। लियोनार्ड उसे रोक नहीं पाता तो मारिया माओ को बाहर निकालती है और लाइटनिंग मैजिक से बीस्ट को गिरा देती है। फिर उसे कैंप पे ले जाया जाता है जहाँ फिर स्टूडेंट उसका मास्क पका के खाते हैं और उसकी स्किन से लेदर बनाते हैं। दूसरे स्टूडेंट भी अपनी अपनी ड्यूटीज में लगे रहते हैं। ब्लेड खुश होता है उनकी टीम वर्क को देख के। बाद में ब्लेड जंगल के तालाब में नहा रहा होता है और सोचता है कि इस बार किंग ने अच्छी एक्सरसाइज सबको दी। तभी अर्नेस्ट भी वहाँ आ जाती
आती है और ब्लेड से उसके बचपन के बारे में पूछती है। ब्लेड कहता है कि उसे बस लड़ाई याद है क्योंकि उसकी जिंदगी हमेशा खतरे में थी। अर्नेस्ट मौका देख के ब्लेड के करीब आने की कोशिश करती है, पर क्लेयर आके उसे और आगे कुछ भी करने से रोक देती है। जलन की भावना। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, कैंप इवॉल्व हो चुका है, एक छोटे मेडिवल टाउन जैसा लगने लगता है। इयोना बताते हैं कि अब तक वो 47 कैलोरीज गोल पूरा कर चुके हैं। किंग को ये प्रोग्रेस पसंद आती है। वो ट्विस्ट ऐड करता है। वो क्वेस्ट पेपर गिराता है जिसमें नए इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं जिन्हें कलेक्ट करना है। सब एक्साइटेड होते हैं और अपना पहला टारगेट होता है फॉरबिडन कैबेज। ये कैबेज टेंटिकल से अटैक करता है, पर अर्नेस्ट उसके टेंटिकल काट देती है और डिसाइड करती है कि वो उसे रोस्ट करेगी। सोफी उसे रोके क्योंकि कैबेज रॉ चाहिए। अर्नेस्ट सबको ऑर्डर देती है कैबेज को अटैक करने का। स्टूडेंट एक्साइटमेंट में ब्लेड को धक्का मार के गिरा देते हैं और कैबेज को हरा देते हैं। अगले इंग्रेडिएंट होता है बॉक्सिंग कॉर्न। ये एक जाइंट कॉर्न होता है जो बॉक्सिंग ग्लव पहनता है। ब्लेड तलवार निकालता है, पर सोफी कहती है कि तुम्हें रूल फॉलो करना पड़ेगा। वो ब्लेड को बॉक्सिंग ग्लव दे और मारिया रूल पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कॉर्न को हरा कर ही उसे कैप्चर कर सकते हैं। ब्लेड पहले सोचता है सोफी या इयोना लड़ ले, लेकिन सब्स्टिट्यूट अलाउ नहीं होते मैच में। कॉर्न उसको एक सॉलिड पंच लगाता है और वो क्रैश हो जाता है। ब्लेड वापस आता है और एक जबरदस्त मैच में कॉर्न को हरा देता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर टोमेटो और डायमंड चिली कलेक्ट करते हैं जो इतने स्पाइसी होते हैं कि इयोना के आंसू आ जाते हैं। फिर जायंट सनफ्लावर कलेक्ट करने जाते हैं जो सोलर बीम शूट करता है। लास्ट में वो जायंट कैरेट कलेक्ट करते हैं। कैरेट को खींचने पर वो चिल्लाता है और सबको कर्स इफेक्ट करता है। इयोना वॉलंटियर करती है कैरेट खींचने के लिए क्योंकि कर्स उस पर असर नहीं करेगा क्योंकि वो एक रोबोट है। कैरेट खींचते ही वो रोर करता है और रेंज के सब लाइफ फॉर्म मार जाते हैं, लेकिन फिर सीक्रेट बर्ड उन्हें बेस तक टेलीपोर्ट करते हैं। ब्लेड कहता है कि उन्हें कैरेट पसंद नहीं है डिश में डालने पर वो लेकिन खा लेगा। शाम को बड़ी फीस्ट होती है। किंग आता है, सबको शाबाशी देता है। वो कहता है कि मॉन्स्टर की पॉपुलेशन अब बहुत कम हो गई है जो इकोसिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी बात है। वो स्टूडेंट से कहता है कि कल लास्ट इंग्रेडिएंट के लिए तैयार रहे। अगले दिन सब जंगल के जाइंट ट्री के पास आते हैं। इयोना बताती है कि यहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी रीडिंग है। तभी एक बड़ा बुल मॉन्स्टर आता है। सोफी मैनुअल पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि बुल टफ और डिलीशियस है। किंग दूर से चिल्लाता है कि इसका मीट बहुत ही टेस्टी होता है बच्चों। ब्लेड फाइट के लिए रेडी होता है, पर तभी एक और बड़ा मॉन्स्टर वहां आ जाता है और बुल को खा जाता है। किंग शॉक हो जाता है और कहता है कि बच्चों इसका मीट पहले वाले से भी ज्यादा टेस्टी है, इसको मारो। ब्लेड सोचता है ये स्टूडेंट के लिए बहुत है, पर अर्नेस्ट और स्टूडेंट तैयार होते हैं। अर्नेस्ट फायर डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है और सब स्टूडेंट को लीड करती है। सब अपनी पावर कंबाइन करके अटैक करते हैं। सोफीकू और योना भी अपनी पावर यूज करते हैं। हीलर इंजर्ड स्टूडेंट का ध्यान रखते हैं। अर्नेस्ट एक पावरफुल अटैक करते हैं पर मॉन्स्टर बच जाता है। मॉन्स्टर काउंटर अटैक करता है, तब लियोनार्ड अपना बैरियर लगाता है सबको बचाने के लिए। अर्नेस्ट भी अपनी तलवार ब्लेड को देती है और कहते हैं कि मॉन्स्टर को खत्म करे। ब्लेड जानता है कि उसकी बॉडी उसकी पहले वाली पावर हैंडल नहीं कर पाएगी, तो वो माओ से मदद मांगते हैं। माओ एग्री करती है और ब्लेड अपनी पावर उसमें ट्रांसफर करता है। माओ कंप्लेन करती है कि प्रोसेस स्लो है, तो वो उसे किस करती है पावर जल्दी एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अर्नेस्ट चीख कर कहती है जल्दी करो, ये फालतू बातें छोड़ो। सब फिर से मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं। सोफी और योना ग्रेविटी और प्लाज्मा कॉम्बो अटैक से मॉन्स्टर को इमोबिलाइज करते हैं। मॉन्स्टर अब और गुस्सा होता है। सब उसे रोकने में लग जाते हैं ताकि ब्लेड अटैक चार्ज कर सके। ब्लेड और माओ की पावर ओवरफ्लो हो जाती है और वो जायंट शॉट बनाते हैं। ब्लेड अल्टीमेट अटैक होली डीमन शॉट से मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट देता है। फिर ब्लेड थक कर गिर जाता है। माओ के गॉड में लेट कर वो कहता है कि वो बहुत भूखा है। माओ कहती है वेट करो, खाना आ रहा है बेबी। और ब्लेड नींद में सो जाता है। गेट ओपन हो जाता है और सब एकेडमी लौट आते हैं। डॉक्टर ब्लेड का चेकअप करती है और कहती है कि उसकी बॉडी अब थोड़ा और उसकी ओरिजिनल पावर हैंडल कर सकती है। ब्लेड कैफेटेरिया में दौड़ता है क्योंकि उसे अभी भी भूख लग रही होती है। जैसे ही डोर खोलता है वो देखता है उसके सब दोस्त उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसका वेट कर रहे हैं। अर्नेस्ट ब्लश करते और कहते हैं कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उस दिन सेलिब्रेट करेंगे जब किंग ने ब्लेड को पहली बार पाया था। ब्लेड को यकीन नहीं होता कि सब उसके लिए पार्टी रख रहे हैं। उसकी नजर टेबल पर बड़े प्लेट
ब्लेड पर पड़ जाती है। क्लेयर कहती है कि उन्होंने बहुत सोचा कि क्या गिफ्ट दे और अर्नेस्ट सजेस्ट किया कि उसकी फेवरेट डिश बनाई जाए। कवर हटा के रिवील होता है कि स्पेशल करी जो सब रॉयल इंग्रेडिएंट से बनी उसके सामने पेश की गई है। ब्लेड बच्चों की तरह खुश हो जाता है। किंग भी आता और कहता है कि बर्थडे बॉय को हंसकर स्टार्ट करना चाहिए। ब्लेड पहला बाइट लेता है और आंसुओं से रो पड़ता है और कहता है कि एक समझदार ने कहा था कभी लड़के रोते नहीं है। पर किंग कहता है कि स्पेशल ओकेजन पर रोना अलाउड है। ब्लेड रो पड़ता है और सबका धन्यवाद करता है और ये मूवमेंट उसके लिए नई जिंदगी जैसा होता है। कुछ दिनों बाद ब्लेड ग्रुप के दो लड़कों को अपना स्पेशल मूव ड्रैगन स्मैश सिखाता है। रफ इंस्ट्रक्शन के बाद सिर्फ एक लड़का इस मूव को सही से सीख पाता है और खुद पर बहुत काफी प्राउड फील करता है। तभी सोफी एक सॉर्ड लेकर वहाँ आती है। लड़के उससे मजाक में पूछते हैं क्या वो भी अटैक सीखने आई है। सोफी कुछ नहीं कहती, बस अपनी तलवार निकाल कर असली ड्रैगन स्मैश कर देती है। लड़के शॉक हो जाते हैं। तभी एक और सोफी वहाँ आ जाती है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। ब्लेड फाइट के लिए रेडी होता है पर ओरिजिनल सोफी उसे रोक देती है। बोलती है ब्लेड ये मेरी फाइट है, तुम्हारी नहीं तो दूर रहो। इम्पोस्टर हरिकेन का यूज करके भाग जाती है। अर्नेस्ट और दूसरी लड़कियां भी आ जाती हैं। सब सोचते हैं ये दूसरी सोफी कौन थी। इम्पोस्टर अपने हाउड आउट में जाती है जहाँ उसके 4 और क्लोन बैठे होते हैं। ये पांचों क्लोन अलग पर्सनैलिटी रखती हैं पर एक बात कॉमन है, उनका मिशन ब्लेड को मारना और डिस्ट्रक्शन फैलाना है। क्लोन नंबर 1 बताते है कि वो अकेडमी में सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने गई थी। नंबर 2 पूछती है कैसे, तो नंबर 1 उसे किस करके अपनी मेमोरीज जल्दी से शेयर करती है। यही प्रोसेस से वो बाकी क्लोन को भी ड्रैगन स्मैश का ज्ञान दे देती है। सब एक्साइटेड होकर ट्राई करते हैं और अपना हाइड आउट ही उड़ा देते हैं, लेकिन उनका मेन फोकस अभी भी असैसिनेशन पर ही है। अकेडमी में सोफी बाहर से स्कूल को देख रही होती है और इम्पोस्टर का साइन ढूंढ रही होती है। दूसरे दिन ट्रेनिंग ग्राउंड में जैसिका एल्जा की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दिखाती है, स्पेशल बुलेट जो स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोर करके बाद में फायर कर सकती है। जब वो डमी पर फायर अटैक करती है तो सब बहुत इम्प्रेस होते हैं पर ब्लेड बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होता। एल्जा गुस्सा होती है, बोलती है कि उसका ओपिनियन वैलिड नहीं है क्योंकि वो खुद अपनी एनर्जी फ्रीली कहीं भी स्टोर कर सकता है। ये ब्लेड नॉर्मल ह्यूमन के लिए बड़ी डिस्कवरी है, उसके लिए नहीं। तभी एक और सोफी क्लोन आ जाती है। ब्लेड कैजुअली उसके पास जाता है, पूछता है वो क्या सीखना चाहती है। क्लोन बोलती है वो बेबीज बनाना सीखना चाहती है। अर्नेस्ट और क्लेयर शर्मा जाते हैं और बोलते हैं ये एकेडमी के लिए टॉपिक अच्छा नहीं है। क्लोन बोलती है अगर ऐसा है तो वो ब्लेड को मार देगी। वो अटैक करती है पर ब्लेड रेडी होता है। क्लोन एग्रेसिव फ्लर्टिंग करके बोलते हैं कि वो खुद चाहती है कि ब्लेड उसे मार दे। तभी असली सोफी आ जाती है, गुस्से में अपने क्लोन पर चढ़ जाती है जिससे वो भाग जाती है। लंच के टाइम सब डिस्कस करते हैं कि ये क्लोन कौन है। ब्लेड बस इतना कहता है कि वो सब लर्निंग में पैशनेट लग रही है। अर्नेस्ट मजाक में कहती है कि शायद वो सोफी की बहन है और उन्हें एकेडमी में ज्वाइन कर लेना चाहिए हमें। फ्रेंड कहते हैं कि अर्नेस्ट की कॉमन सेंस ब्लेड के साथ रहते रहते खत्म हो गई है। तो अर्नेस्ट सीरियस होकर कहती है कि ये क्लोन शायद ब्लेड को मारने आए हैं पर सबको इस बात पर ज्यादा शौक नहीं लगता। अर्नेस्ट बोलती है कि वो तो ट्रेनिंग के टाइम हमेशा उसकी जान लेने की कोशिश करती है। सब एग्री करते हैं और मजाक बनाते हैं। ब्लेड उन्हें स्टॉप करता है। तभी एक लड़की पॉइंट आउट करती है कि क्लोन नॉर्मल एनिमीज से अलग है, इसलिए क्योंकि वो सोफी का रूप लेकर क्लोज आना चाहते हैं और चुपके से ब्लेड को मारना चाहते हैं। अर्नेस्ट को तब रियलाइज होता है कि वो असैसिन है। ब्लेड कैजुअली कहता है मुझे तो पहले से पता था। सोफी कहती है वो खुद ब्लेड को प्रोटेक्ट करेगी अगर ऐसी ही बात है तो। हाइड आउट में क्लोन अपनी प्लानिंग कर रही होती है। नंबर 5 एक्साइटेड है कि अब उसकी टर्न है। तभी उनका क्रिएटर आता है और कमांड करता है कि वो ब्लेड को मारकर प्रूव करे कि आर्टिफिशियल हीरो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल था। नंबर 1 कहती है कि वो अपना मिशन जरूर पूरा कंप्लीट करेंगे। रात में ब्लेड पीसफुली सो रहा होता है। सोफी उसके रूम में चुपके से आती है। इयोना पहले तो उसे मार कर अटैक करने वाली होती है पर समझ जाती है कि वो असली सोफी है। इयोना पूछते है कि क्या सोफी ब्लेड की फिक्र में है। सोफी मना करती है और वहाँ से जाने लगती है। इयोना कहती है कि वो ब्लेड को प्रोटेक्ट करेगी। सोफी भी प्रॉमिस करती है कि वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी उसको प्रोटेक्ट करने की। बाहर निकलती है तो नंबर 1 क्लोन उसे मिलती है। सोफी उसे समझाती है कि वो कभी ब्लेड को नहीं मार सकती पर नंबर 1 कहती है कि ब्लेड को मारना उनका सोल पर्पस है। सोफी याद दिलाती है कि
आर्टिफिशियल हीरो प्रोजेक्ट कब का अबैंडन्ड हो चुका है और क्लोन इम्परफेक्ट है। नंबर 1 कहते हैं कि वो सब जानती है पर फिर भी मिशन वो कंप्लीट करेगी। सोफी उसे जमीन पर गिरा देती है पर मार नहीं पाती। नंबर 1 कहते हैं कि सोफी को भी रियलाइज करना होगा कि वो उनके साथ ही बिलोंग करती है, ना कि ह्यूमन के साथ। नेक्स्ट डे सब वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं। वहाँ नंबर 5 क्लोन मिलती है जो थोड़ी चाइल्डिश नेचर की होती है। वो गुस्से में कहती है कि वो सोफी नहीं है और खुद ही सबको बता देती है कि वो टोटल 5 क्लोन है। तो ये बताने के बाद वो गुस्से में बोलती है कि वो सब कुछ तोड़ देगी। नंबर 5 अटैक करती है। ब्लेड और स्टूडेंट मस्ती में भाग जाते हैं, तभी ब्लेड को पीछे से हिट लगता है और वो गिर जाता है। नंबर 5 उस पर नॉन स्टॉप पंचेस की बारिश करती है जब तक रियल वर्ल्ड से ब्लेड बाहर नहीं आ जाता। रियल वर्ल्ड में जागने के बाद ब्लेड पूछता है नंबर 5 कहाँ गई। स्टूडेंट कहते हैं वो खुश होकर चली गई क्योंकि उसे लगा वो सक्सेसफुल हो गई ब्लेड को मारने में। एल्जा कहती है कि उनका प्लान काम कर गया, उन्होंने असैसिन को ट्रिक कर दिया। अर्नेस्ट होप करते कि क्लोन को सच पता न चले, लेकिन नंबर 5 जल्दी समझ जाती है कि उसे बेवकूफ बनाया गया था। वो वापस आती है रिवेंज लेने के लिए और स्कूल तोड़ना शुरू करती है। ब्लेड उसे भगा कर एक खाली जगह ले जाता है, तभी एक और क्लोन आ जाती है, ब्लेड पर अटैक करती है। ब्लेड मुश्किल से बचता है। इयोना उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डांस मूव दिखाती है जो सरप्राइजिंगली काम कर जाता है। क्लोन गुस्से में आ जाती है। ब्लेड उन्हें लोअर करके अर्नेस्ट के पास ले जाता है जहाँ मैजिशियन रेडी होते हैं। अर्नेस्ट ऑर्डर देती है फुल पावर से अटैक करो। सब मिलकर अटैक करते हैं, एक क्लोन को गिराते हैं पर दूसरी बच जाती है। अर्नेस्ट अपनी फायर मैजिक से उसे भी दूर फेंक देती है। नंबर 5 सडनली अर्नेस्ट पर अटैक करती है पर ब्लेड उसे तुरंत रेस्क्यू कर लेता है। इयोना सजेस्ट करती है कि अब उन्हें क्लोन को कैप्चर कर लेना चाहिए, लेकिन क्लोन फिर खड़े हो जाते हैं, हाथ पकड़कर अपनी आर्टिफिशियल हीरो पावर एक्टिवेट करते हैं और एक बड़ा ब्लैक होल बना देते हैं। इयोना सबको बोलते हैं कि इवैक्यूएट करो। सब पिलर को पकड़कर बचते हैं। ब्लेड कहता है कि बस 10 सेकंड रुकना होगा, इतना ही उनकी लिमिट है। 10 सेकंड बाद क्लोन गिर जाते हैं पर ब्लैक होल अभी भी एक्टिव होता है। वो दोनों लड़कियों को खींच लेता है पर ब्लेड उन्हें बचा लेता है। तभी सोफी आती है, अपनी ग्रेविटी मैजिक से एक दूसरे ब्लैक होल बनाती है जो पहले वाले को न्यूट्रलाइज कर देता है। सोफी गिरने लगती है पर ब्लेड उसे पकड़ लेता है। बाकी के 3 क्लोन आ जाते हैं और अपने इंजर्ड कॉमरेड को उठाकर ले जाते हैं, पर जाने से पहले ब्लेड को गुस्से से घूरते हैं। सोफी हॉस्पिटल में उठती है। जब वो होश में आती है ब्लेड उसके पास होता है, उसे एप्पल देता है और बताता है कि कोई नहीं मरा, सब सेफ है। सोफी रिलीफ फील करती है। ब्लेड पूछता है क्लोन के बारे में और ज्यादा बताए। सोफी कहती है कि ये सब रिसेंटली क्रिएट किए गए हैं उसी सोर्स से जिससे वो बनी थी, पर इन्हें आर्टिफिशियल हीरो पावर दी गई है। वो कहती है कि किंग ने उसे बचाया था पर नए क्लोन के पास ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें बचाए। ब्लेड कहता है कि वो चाहता है कि वो उनके साथ भी सोफी की जैसी दोस्ती कर पाए। अर्नेस्ट का आइडिया उसे सही लगता है कि क्लोन को अकेडमी में एडमिशन मिलना चाहिए। सोफी डरते हुए कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनके दिमाग ऑल्टर किए गए हैं। वो ब्लेड को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रोग्राम है, बस और कुछ नहीं। सोफी रो पड़ती है, फिर वो कहती है कि वो क्लोन अपने क्रिएटर के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते। ब्लेड उसे हक करके कंसोल करता है। वो रात भर उसके पास बैठा रहता है पर नींद उसको आ जाती है। जब वो उठता है तो देखता है सोफी वहाँ से गायब हो चुकी है। फिर ब्लेड और उसके दोस्तों को किंग के ऑफिस में बुलाया जाता है। किंग उन्हें बताता है कि उसे सोफी का एक लेटर मिला था जिसमें लिखा है कि वो अकेडमी छोड़ रही है। ये सुनते ही अर्नेस्ट का गुस्सा फूट पड़ता है। वो किंग से पूछती है कि उन्होंने उसे रोका क्यों नहीं। किंग शांत स्वर में जवाब देता है अगर सोफी हीरो नहीं बनना चाहती तो उसे अपनी मर्जी से स्कूल छोड़ने का हक है। अर्नेस्ट फिर भी गुस्से में है पर ब्लेड उसे शांत करता है क्योंकि वो जानता है कि किंग खुद भी इस बात से खुश नहीं है। अर्नेस्ट फिर कसम खाती है कि वो खुद जाके सोफी को वापस लाएगी। जेसिका ने पहले से ही उनके हाइड आउट का पता निकाल लिया होता है, लेकिन किंग उन्हें रोकते हुए कहता है सोफी अकेले इसलिए गई है क्योंकि उसके दोस्तों ने अभी तक अपने हाथ गंदे कभी नहीं किए। किंग आगे कहता है कि क्लोन को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उन्हें हमेशा के लिए मार देना। इसलिए सोफी अकेली गई है उन्हें मारने के लिए। किंग सोफी के फैसले का सम्मान करता है और स्टूडेंट को सोच समझकर अगला कदम लेने को कहता है, लेकिन ब्लेड ने अपना फैसला पहले ही ले लिया होता है। वो कहता है कि चाहे जो भी हो जाए वो सोफी को वापस लेके आएगा। कू, इयोना और माओ उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है क्योंकि वो भी अपने दोस्त को बचाना चाहती है ब्लेड की तरह।
पर जब वो गेट तक जाते हैं तो देखते हैं कि अर्नेस्ट और बाकी सब पहले से उसका वेट कर रहे होते हैं। ब्लेड हैरान हो जाता है पर सब उसे मजाक में कहते हैं, अरे भैया तुम ही लेट हो गए, कैसे बचाओगे उसको। उधर सोफी हाइड आउट में पहुंचती है जो उसके क्लोन यूज करते हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही वो वापस जा रही होती है अर्नेस्ट उसे देख लेती है और एल्जा को इन्फॉर्म कर देती है। अर्नेस्ट सोफी के पास जाके कहती है कि सब उसके जज्बात समझते हैं और हेल्प करना चाहते हैं, पर सोफी कहती है कि उसे कोई नहीं समझ सकता। जब सब स्टूडेंट इकट्ठा हो जाते हैं तब सोफी अपना राज खोलती है। वो कहती है कि उसे आर्टिफिशियल हीरो प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था और वो 12th प्रोटोटाइप है। प्रोजेक्ट में शामिल लोगों को हमेशा की तरह अरेस्ट कर लिया गया, पर कुछ सैंपल और रिसर्च डाटा चुरा लिए गए और सीक्रेट में एक्सपेरिमेंट जारी रखा गया। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं। सोफी कहती है कि जो 5 क्लोन ब्लेड के पीछे हैं वो एक्चुअली इसलिए उसके पीछे हैं क्योंकि वो ग्रेट हीरो को सरपास करना चाहते हैं, पर उसके दोस्त इतने बेवकूफ होते हैं कि अभी तक उन्हें समझ नहीं आया कि ब्लेड ही ग्रेट हीरो है। सोफी कंफ्यूज होती है कि उन्हें सच बताया नहीं। अर्नेस्ट अपने टिपिकल स्टाइल में कहती है कि शायद क्लोन अपनी पावर टेस्ट करना चाहते हैं ब्लेड के अगेंस्ट। ये सुन के ब्लेड रिलैक्स हो जाता है और कहता है अगर ऐसा ही सोचना है तुमको तो सोचो, मैं क्या कर सकता हूँ। सोफी फिर अपने दोस्तों से माफी मांगते और कहती है कि उसका पास्ट अब सामने आ गया है। उसे हमेशा डाउट था कि दोस्तों के साथ मजे करना या नॉर्मल लाइफ जीना उसके लिए अलाउ है या नहीं, इसलिए वो अंधेरे में वापस जाना चाहती है जहाँ से वो आई थी। सोफी आगे कहती है कि वो अपने दोस्तों की रक्षा में अपनी जान देकर भी करेगी। अर्नेस्ट उसके सर पर लगातार करांटे चौक देती है और कहती है कि अगर वो खुश है तो यही रहे। अर्नेस्ट कहती है कि वो पहले भी ऐसे ही थी पर ब्लेड की वजह से वो बदल गई। ये सुनकर सोफी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। अर्नेस्ट आगे कहती है कि अगर क्लोन को आखिरकार मारना है तो वो उसके साथ है, लेकिन ब्लेड इस बात से मना कर देता है चाहे किंग ने क्यों ना कहा हो कि और कोई रास्ता नहीं है क्लोन को ठीक करने का, लेकिन वो कोई और रास्ता ढूंढेगा उन्हें बचाने का। पर सोफी कहती है कि उनके पास और कोई चॉइस नहीं है क्योंकि वो अपने क्रिएटर के ऑर्डर को इग्नोर नहीं कर सकते। ऊपर से उनके मॉडिफाइड बॉडी की वजह से उनका लाइफ स्पैन भी बहुत छोटा हो गया और उनके पास वक्त बहुत कम बचा है। ब्लेड फिर भी कहता है कि वो उन्हें बचाएगा और उन्हें सोफिया की सिस्टर बुलाता है। ये सुनकर सब ब्लेड के साथ देने को रेडी हो जाते हैं। ब्लेड सोफी से कहता है कि अपनी जिंदगी उसके हवाले कर दे। सोफी तुरंत एग्री करती है। अर्नेस्ट को ये बात पसंद नहीं आती, जलन की भावना। पर ब्लेड एल्जा की तरफ देखता है और कहता है कि प्लान बनाओ। एल्जा कहता है कि उसके पास ऑलरेडी प्लान है। दूसरी तरफ क्लोन अपना सीक्रेट हाइड आउट में बैठे होते हैं। नंबर 4 और 5 की तबीयत खराब हो रही होती है तो नंबर 1 कहती है कि अगर वो लड़ नहीं सकते तो वो ना खत्म कर देगी हमेशा के लिए खल्लास। लेकिन दोनों लड़के कहते हैं कि उनके अंदर अभी भी लड़ने की बहुत ताकत बची है। उनका क्रिएटर खुश होता है और उन्हें मोटिवेट करता है कि ग्रेट हीरो को मार दो। नंबर 2 और 3 एक लेटर लेकर आती है जिसमें ब्लेड का चैलेंज होता है। नंबर 1 चैलेंज एक्सेप्ट करती है और कहती है कि अब सब खत्म करने का वक्त आ गया है। एकेडमी के अरीना में ब्लेड अपने दोस्तों के साथ क्लोन का वेट कर रहा होता है। सबको लगता है कि वो नहीं आएंगे पर सोफी कहती है वो जरूर आएंगे। जल्दी वो आ जाते हैं और कहते हैं कि आज वो ब्लेड को मार डालेंगे। ब्लेड कहता है कि वो बस उन्हें दोस्ती करना चाहता है। एल्जा ईयरपीस से ब्लेड को प्लान समझाता है। ब्लेड अकेले लड़ाई करेगा और सबको बचाएगा बिना किसी को चोट तक पहुंचाए। ब्लेड अपनी तलवार निकालता है और लड़कियां तुरंत अटैक कर देती है। ब्लेड सिर्फ डॉज करता है और उसे जल्दी समझ आ जाता है कि ये प्लान बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसी बीच एल्जा मास्टरमाइंड को ढूंढ रही होती है पर किंग मजे ले रहा होता है और कहता है कि मास्टरमाइंड को ढूंढो ताकि उन क्लोन को रिप्रोग्राम कर सके। अरीना में ब्लेड को चारों तरफ से अटैक मिलते हैं और उसकी तलवार गिर जाती है। अर्नेस्ट मदद करने जाना चाहती है पर सोफी उसे रोक देती है। ब्लेड बैरियर यूज करके सबको पीछे फेंक देता है। फिर वो स्पेशल बुलेट यूज करता है जो उसके दोस्त ने उसके लिए बनाई होती है। एक क्लोन जो शैडो क्लोन बनाती है उसके अटैक को वो खत्म कर देता है। फिर एक और क्लोन सुपर स्पीड से अटैक करती है लेकिन लियोनार्ड का आदिया बुलेट उसे बचा लेता है। ब्लेड का स्वॉर्ड टूट जाता है और उसके पास बुलेट खत्म हो जाती है। नंबर 5 उस पर हमला करती है। ब्लेड अर्नेस्ट से चिल्लाकर कहते है बुलेट उस तक पहुंचा दी जाए पर नंबर 5 उसे कैच करने नहीं देती तो सोफी अपनी टाइम फ्रीज एबिलिटी यूज करके खुद अरीना में आती है। बुलेट उठाती है, ब्लेड तक पहुंचाती है। फिर वो कहती है कि मेरी पावर यूज करो ब्लेड। ब्लेड उसे एक्सेप्ट करता है और सोफी की पावर एक मैसिव फायर अटैक लॉन्च करता है जो नंबर 5 के एनर्जी पंच काउंटर कर देता है। धीरे धीरे क्लोन थकने लगती है। जब धुआं छटता है तो ब्लेड और नंबर 1 अकेले बचे होते हैं। नंबर 1 कहते हैं कि उनका समय खत्म हो गया। उसके हाथ पैर गिरने लगते हैं
और वो कोलैप्स हो जाती है। ब्लेड पैनिक में एल्जा से कांटेक्ट करता है, पर एल्जा कहती है कि उनका लाइफ स्पैन सिर्फ 14 दिन का था। क्लेयर उन्हें हील करने आती है पर कोई फायदा नहीं होता। ब्लेड दुखी हो जाता है और सोफी से कहता है कि अपनी सब सिस्टर को इकट्ठा करे। सोफी वन कहती है कि वो मरना नहीं चाहती क्योंकि वो अपने ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाई ब्लेड को मारने का। ब्लेड कहता है कि वो जीती रहे ताकि एक दिन ग्रेट हीरो को सरपास कर सके। सब क्लोन बोलते हैं ये आइडिया मजेदार लगता है। सोफी नंबर 1 से कहती है कि अपने आर्टिफिशियल हीरो पावर यूज करे और ब्लेड से कहती है कि सबकी आत्मा उसके अंदर ट्रांसफर करे। ब्लेड मैजिक यूज करके सब क्लोन की कॉन्शियसनेस रियल सोफी के अंदर डाल देते हैं। इस लड़ाई के बाद ब्लेड हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है टूटी फूटी हालत में। तभी सोफी उससे मिलने आती है और उसके एक्सप्रेशन से ब्लेड पहचान जाता है ये नंबर 1 है। नंबर 1 कहती है कि वो जल्दी ठीक हो जाए ताकि वो जल्दी उसे मार सके। ब्लेड मुस्कुराता है और सोफी कंट्रोल वापस ले लेती है। कुछ हफ्ते बाद किंग स्टूडेंट की ट्रेनिंग के लिए एक जायंट मैजिक बीस्ट भेजता है। छोटे स्टूडेंट तो बेकार साबित होते हैं और कुछ ड्रैगन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म होकर उसे हरा नहीं पाती है। मजे में हंसता है और ये सब देखता रहता है। अर्नेस्ट अपने फायर बॉल से उस पर अटैक करते पर कुछ नहीं होता। लियोनार्ड अटैक करता है पर इजीली उड़ा दिया जाता है। सोफी सब सिस्टर पावर यूज करके अटैक करती है पर सिर्फ लियोनार्ड का लेंस टूटता है और कुछ नहीं होता। माँ और योना भी अटैक करते हैं पर कोई असर नहीं होता। तब मॉन्स्टर जोर से गरजता है। किंग कहता है अब असली मजा आएगा। तभी ब्लेड आसमान से गिरता है। मॉन्स्टर के सर पर एक पावरफुल ब्रू लगाता है जो उसे तुरंत गिरा देता है। ब्लेड ग्राउंड पर लैंड करता है, अपनी कड़ी की प्लेट कैच करता है और आराम से खाना शुरू कर देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि ब्लेड ही सबसे बड़ा हीरो है। चाहे सिचुएशन कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ ये एनिमे खत्म होता है। मुझे पता है इस वीडियो में भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है, लेकिन मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगा। और अगर जनवरी तक इस चैनल में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो न्यू चैनल में वर्क करूंगा। और जो अभी तक यहाँ तक वीडियो देख रहा है उसका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में।